होता हूँ क्योंकि हमारे साथ अभी सर भी है। तो मैं सबका अभी स्वागत करता हूँ इस ऑनलाइन ऑनलाइन पेरेंट वर्कशॉप में, जो चैतन्य गुरुकुल चिखली से आयोजित किया गया है। और सभी का मैं स्वागत करता हूँ। और सर के लिए तो गुड आफ्टरनून, क्योंकि सर के लिए वहाँ पे आफ्टरनून है यूके में। सो अभी हमने आज शिक्षक दिन है तो ओके ओके, इंक्रीज वॉइस। आवाज आ रहा होगा शायद मेरा, मैंने माइक पकड़ा है तो आवाज आ रहा होगा। ओके ठीक है। तो आज तो शिक्षक दिन है, टीचर्स डे आज। तो फिर आप सोच रहे होंगे कि आज हमारा पेरेंट ऑनलाइन। सो एक्चुअली देखा जाए तो माता पिता है ना, बच्चे के सबसे पहले गुरु होते हैं। तो बच्चे बहुत सारी चीजें बचपन से लेके, जब से जन्म होता है तब से लेके माता पिता से ही सीखता है। बहुत सारी चीजें माता पिता से ही सीखते हैं। और ज्यादातर बच्चे ज्यादा देर माता पिता के ही प्रोटेक्शन में रहते, या फिर माता पिता के एसोसिएशन संघ में रहते। माता पिता के स्कूल में तो 7-8 घंटा तो रहते, मगर ज्यादातर घर पे ही रहते। तो माता पिता से ही उनका ज्यादा कांटेक्ट रहता है। तो माता पिता सबसे बड़े टीचर है स्टूडेंट के लिए, पहले और सबसे बड़े टीचर, और आखिरी तक माता पिता ही सबसे बड़े टीचर होते हैं। सो इसलिए हमने सोचा कि पेरेंट तो रियल टीचर है, तो उनके लिए भी कैसे और इफेक्टिव और अच्छे से वो टीचर बने। सो इसके लिए हमने आज डॉक्टर रंजीत गुप्ता सर को इनवाइट किया है, यूके से है वो। और फिर उनका इंट्रोडक्शन आशुतोष सर करेंगे आपको। तो तो आज का सेशन, आज का जो वर्कशॉप है स्पेशली अभी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए और सबके लिए, हम सबके लिए। क्योंकि देखा जाए तो अभी कोरोना के टाइम में बच्चे तो घर पे ही है ज़्यादातर। तो अभी पूरे टीचर उनके लगभग सभी एस्पेक्ट से देखा जाए तो टीचर्स पेरेंट्स ही उनके। तो अभी इस हालत में कैसे बच्चों से अच्छे से व्यवहार करें वगैरह, सर पूरा से आपको अच्छे से इफेक्टिवली प्रेजेंट करेंगे। तो मैं आशुतोष सर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो मिस्टर डॉक्टर रंजीत गुप्ता सर का और मिसेस प्रिया गुप्ता मैडम का वो इंट्रोडक्शन करें आपको। सभी माता पिताओं को मेरा चैतन्य गुरुकुल की ओर से प्रेम पूर्वक नमस्कार। आज 5 सितंबर जैसे सर ने बताया, इसी उपलक्ष्य में हम ये वेबिनार संपन्न होने जा रहा है। जैसा हम इस सभी माता पिताओं पे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, वो है हमारे बच्चे। अब ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी इसलिए है, इसके 2 कारण हैं। एक कि बच्चे, हम चाहते हैं उनका भविष्य बहुत अच्छा रहे, इसीलिए एक है कि उनकी जिम्मेदारी हमारे लिए बहुत बड़ी है। और दूसरा, हमारे बच्चे हमारे पास एक धरोहर है, उसके लिए भी ये जिम्मेदारी हमारे ऊपर बहुत बढ़ती है। तो चैतन्य गुरु की ओर से हमने पेरेंट द रियल टीचर, ये एक श्रृंखला शुरू की है, जिसे कहते हैं पेरेंट मतलब माता पिता ही बच्चों के रियल टीचर्स हैं, वही बच्चों के रियल टीचर हैं। तो क्योंकि हमारा मानना है कि बच्चों के ऊपर 3 चीजें जो प्रभाव डालती है। एक होता है माता पिता जो कि पेरेंट्स, दूसरा होता है टीचर्स जो कि शिक्षक, और तीसरा होता है एक वातावरण जो इन्वायरमेंट क्रिएट होता है। तो जैसे पेरेंट्स, इन्वायरमेंट और टीचर, तो ये बनता है पेट। तो हम सभी माता पिताओं को आज इस प्रोग्राम से इस सहायता मिलेगी कि हम घर का वातावरण बच्चों के प्रगति के लिए कितना अनुकूल बना सकते हैं, जिससे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से डेवलप हो सके। क्योंकि जैसे सर ने बताया कि कोरोना के पीरियड में सारे बच्चे अपने माता पिता के साथ घर में ही हैं। तो अगर घर में ही बहुत अच्छा वातावरण अगर बच्चों को मिल जाए तो फिर तो कहना ही क्या है। तो आज हमारे साथ जो है डॉक्टर रंजीत गुप्ता सर, मेरा भाग्य है कि मैं इनके साथ में 2011, 12, 13 में बॉम्बे में हम साथ में रहते थे। तो सर का पीएचडी डॉक्टरेट हुआ है हेरियट वैट यूनिवर्सिटी स्कॉटलैंड यूके से, और पिछले 8 साल से सर इंजीनियरिंग कॉलेज में एक एक प्रोफेसर की भूमिका निभा रहे हैं। सर के तो मैंने काफ़ी सेमिनार और भी अटेंड किए हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट हो, टाइम मैनेजमेंट हो, यूथ के बारे में, यूथ को करियर गाइडेंस हो, ऐसे बहुत सारे, आर्ट ऑफ पेरेंटिंग हो, टाइम मैनेजमेंट, ऐसे बहुत सारे सेमिनार्स के ऊपर सर बात करते हैं। सर का पूरा रिसर्च है, अब पढ़ाई है, और उन्हीं के साथ में उनकी वाइफ
मैडम है प्रिया गुप्ता जी, इन्होंने भी एमटेक किया है और पिछले 10 साल से ये भी बच्चों को टीचिंग में इन्वॉल्व है। तो अलग अलग ऑनलाइन भी ये लोग पढ़ाते हैं। तो हमारा बहुत सौभाग्य है कि हम हमारे चिखली के पेरेंट्स के लिए, हमारे चैतन्य गुरुकुल के पेरेंट्स के लिए, और भी है, और भी बहुत सारे पेरेंट्स इस सेमिनार से फायदा ले सकते हैं। तो चलिए हम डॉक्टर रंजीत गुप्ता सर और वाइफ मैडम प्रिया जी गुप्ता जी से निवेदन करते हैं कि हमें और अच्छे से कैसे हम पेरेंटिंग के ऊपर बात कर सकते हैं, तो हमें समझाएंगे। तो थैंक यू सर। और सभी माता पिताओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि वो अपना कीमती समय निकाल के अपने बच्चों के लिए जिम्मेदारी सीखने के लिए काफी बड़े संख्या में उपस्थित हैं। इसीलिए ये वीडियो यूट्यूब लाइव चैतन्य गुरुकुल का जो चैनल है उसके ऊपर भी लाइव चल रहा है। तो जो लोग इसमें नहीं जुड़ पा रहे हैं वो यूट्यूब लाइव से भी इस सेमिनार को अटेंड कर सकते हैं। तो रंजीत गुप्ता सर। थैंक यू हमें अपॉर्चुनिटी देने के लिए। तो हम यहाँ से भी कुछ कर सकते हैं, तो बहुत ही हमारे लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। एंड वी थैंक चैतन्य गुरुकुल एंड आशुतोष सर फॉर दिस। सो हम स्टार्ट करते हैं क्योंकि लेट हो गया है, तो सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस कि काफ़ी पेरेंट्स को वेट करना पड़ा। हम इमीडिएटली स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक हम ऐसे करेंगे कि हम पेरेंट्स एज अ लेटर, PARENTS क्या होता है, हम उसी को डिस्क्राइब करेंगे और ईच एंड एवरी लेटर का हम मीनिंग्स ऐसे डिस्कस करेंगे। और फिर एट द एंड जिस पेरेंट्स को कुछ भी क्वेश्चंस है या क्लैरिफिकेशन है वो हमसे पूछ सकते हैं। ओके, तो जैसे कि ऑलरेडी हम ये बताने ही वाले थे, तो ऑलरेडी सर ने बता दिया कि पेरेंट्स जो होते हैं वो किसी बच्चे के लिए सबसे पहले शिक्षक होते हैं। और जो बच्चा होता है वो सबसे ज़्यादा अपने पेरेंट्स से ही सीखता है। भले हम उसे स्कूल में भी कितनी शिक्षा देते हैं, लेकिन वो ज़्यादा पिकअप तो घर से करता है, क्योंकि वो बचपन से ही इवन जब से वो पैदा हो जाता है तब से वो सीखना चालू कर देता है। तो यही हम डिस्कस करेंगे और हम ऐसे प्लान करेंगे कि हम आगे भी ऐसे करते रहें। और स्कूल में तो काफ़ी टीचिंग होती ही है चैतन्य गुरुकुल में, और थ्रू पेरेंट्स इंटरेक्शन हम ऐसे और भी इवेंट्स करते रहेंगे पेरेंट्स के बेनिफिट के लिए। ओके, तो जैसा कि हम चाहते हैं कि पेरेंट्स ही सबसे पहले माता पिता होते हैं, लेकिन उनमें भी जो पहली जो टीचर होती है वो होती है माँ। तो बोलते हैं मदर इज द फर्स्ट टीचर। तो माँ जो पहली गुरु होती है, और माँ की बहुत सारी जिम्मेदारियां हो जाती हैं इसी के साथ। क्योंकि जैसे हम किसी कोई बड़ी उपाधि देते हैं, जैसे हम बोलते PM मोदी जी, तो आज वो जिस पोस्ट पे है उनको उसके लिए बहुत सारे काम करना पड़ते हैं, बहुत सारा अपना समय देना पड़ता है, जिम्मेदारी को निभाना पड़ता है। तो इसी तरह सबसे पहले माँ की बहुत सारी ड्यूटीज हो जाती हैं। तो इसी के साथ हम देखते हैं कि पेरेंट्स तो बहुत होते हैं। पेरेंट्स होते हैं गुड पेरेंट्स और बैड पेरेंट्स, और दोनों ही फेमस होते हैं। गुड पेरेंट्स इसलिए फेमस होते हैं कि अपने बच्चों को कुछ अच्छा सिखाते हैं, इसलिए फेमस होते हैं। लेकिन बैड पेरेंट्स इसलिए फेमस होते हैं, जो अच्छे माता पिता नहीं बन पाते, कि वो अपने बच्चों को कुछ अच्छा सिखा नहीं सकते हैं। अगर हमारे शास्त्र हम देखते हैं, बहुत फेमस स्टोरी महाभारत हम सब जानते हैं। तो महाभारत का रीजन क्या था? दुर्योधन के जो पेरेंट्स थे गंधारी और धृतराष्ट्र, वो अच्छे पेरेंट्स नहीं बन पाए, क्योंकि अपने पुत्र मोह में दुर्योधन के उन्होंने उसको कभी रोका नहीं कि तुम क्या गलत करो, क्या सही कर रहे हो। तो इस तरह से वो इतने बड़ा सब कुछ होने के बाद भी, सारे सोर्स होने के बाद भी वो अच्छे पेरेंट्स नहीं बन पाए। उसी तरफ हम दूसरी साइड देखते हैं, तो भगवान राम सीता मैया के जो पुत्र थे लव कुश, कुंती मैया के 5 पांडव, तो ये भी अच्छे पेरेंट्स हैं और इनके पुत्र आगे जाके कितना नाम किए। तो पेरेंट्स भी है, दोनों तरह से फेमस होते हैं। तो हमारे हाथ में तो हमको अच्छे पेरेंट्स बनना है, गुड पेरेंट्स और बैड पेरेंट्स। और जो एक और चीज आती है, हमने बहुत सुना है कि बच्चे एक मिट्टी की तरह होते हैं। तो हमने सिर्फ इतना ही सुना है, क्या हमने कभी इसमें आगे सोचा कि बच्चे मिट्टी की तरह होते हैं, ऐसा क्यों कहा जाता है? तो जैसे मिट्टी से अगर हम कुछ एक कुम्हार अगर मिट्टी से कुछ बर्तन बनाएगा, तो अगर वो उस मिट्टी को ज्यादा उससे प्रेशर देगा, ज्यादा उसको दबाएगा, तो वो बर्तन टूट जाएगा। और अगर उस बर्तन को अच्छे से उसके अनुकूल परिस्थिति में या उसको अनुकूल वातावरण ना देके और उसको बिल्कुल ढीला भी छोड़ेगा, तो भी बर्तन टूट जाएगा, कच्चा बर्तन रह जाएगा।
तो ठीक इसी तरह हमें बच्चों को एक लेवल, एक बैलेंस में हमें उनको सारी चीजें देनी भी है और सारी चीजें को उनको एहसास भी करवाना है कि इनको क्यों दी जा रही है। तो फर्स्ट लेटर हम लेंगे पेरेंट्स का P, जो कि सिग्निफाई करता है कि कैसे पेरेंट्स को प्रोटेक्शन देना चाहिए बच्चों को। तो जैसे हम बोलते हैं माता पिता या पालक, तो उसे इंग्लिश में बोलते हैं पेरेंट्स। तो पेरेंट्स जो शब्द है उसमें जो लेटर आते हैं, सबसे पहला उसमें जो आता है अक्षर वो है पी। तो पी से आता है प्रोटेक्शन यानी सुरक्षा। तो बच्चों को हमें कैसे और किस चीज से सुरक्षा देना चाहिए, तो इसमें सबसे पहले आता है प्रोटेक्शन फ्रॉम द ग्लैमर। तो हमें बच्चों की जो आजकल ये जो हमारे साथ चकाचौंध हम देखते हैं, हम सोचते हैं हमारे बच्चे पास अगर आईपैड है तो हमारा बच्चा बहुत खुश है, हम अच्छे माता पिता हैं। उसके पास फोन है तो हम बहुत अच्छे माता पिता हैं। उसको इंटरनेट पैकेज चाहिए तो हम बहुत अच्छे माता पिता हैं। लेकिन नहीं, अगर देखा जाए तो ये जितनी चीजें जितनी सुंदर लग रही है, इन सबके इतने साइड इफेक्ट हैं। तो जैसे हम देख सकते हैं, पहले टीवी, सबसे पहले टीवी आया तो टीवी ने क्या किया, जो जनरेशन थी उसको 20 साल में बुरे की तरफ ले गया। उसके बाद आता है टीवी का बड़ा भाई आता है इंटरनेट। तो इंटरनेट ने क्या किया, उस चीज को 5 साल में गड़बड़ कर दिया, बच्चा कुछ भी इंटरनेट पे चला रहा है और देख रहा है। उसके बाद आता है एंड्रॉइड फोन, तो उसने बोला ठीक है मैं तुमसे भी अच्छा हूँ। तो आज एक ही घर में सबके पास अपने अपने फोन है। एक बच्चा फेसबुक चला रहा है, माता पिता व्हाट्सएप चला रहे हैं, दूसरा छोटा बच्चा कैंडी क्रश खेल रहा है। तो हम देख सकते हैं कि ये सब टेक्नोलॉजी ने हमको कैसे दूर दूर कर दिया है। लेकिन अगर आप कहेंगे कि मैडम आजकल तो इसके बिना तो लाइफ पॉसिबल नहीं है, इवन हम अभी आपका लेक्चर अटेंड करें तो वो भी हम इसके टेक्नोलॉजी के थ्रू अटेंड कर रहे हैं। लेकिन हर चीज के प्लस और नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं। तो जैसे आज ये पैंडेमिक में कोरोना वायरस में बच्चे सब घर पे हैं, तो हम उन बच्चों को चीजें दें, लेकिन एक उनका पर्टिकुलर शेड्यूल हो, हमें कब कौन सी चीज उनको देना है। जैसे एक पेशेंट है, वो हॉस्पिटल जाता है तो उसको विटामिन सी भी चाहिए, उसको वॉकिंग भी चाहिए, उसको एक्सरसाइज भी चाहिए। लेकिन उसको ज्यादा विटामिन सी दे दिया जाएगा तो उसको साइड इफेक्ट होंगे, या उसको इतनी वॉकिंग करवा दी कि वो फिर वापस बेड पे आ गया तो उसके भी साइड इफेक्ट होंगे। तो जो भी हम बच्चों को सोर्स दे रहे हैं, जो भी इंटरनेट दे रहे हैं, मोबाइल दे रहे हैं, तो हमको देखना है कि हमको कितनी ड्यूरेशन के लिए, कितनी अवधि के लिए दे रहे हैं और क्यों दे रहे हैं, और वो उसका कैसे यूज कर रहे हैं। सबसे पहले हमको प्रोटेक्शन उनको बचाना है। ये जो आज हमारी जो पीढ़ी है, जो इंटरनेट और जो ये गैजेट्स हैं, इन सब चीजों से हमको बचा के रखना है। तो फर्स्ट प्रोटेक्शन इसमें आता है हमारा। तो इन दिस हम ये भी देखते हैं कि जैसे मैडम ने बताया कि हम उनको आईपैड दें या लैपटॉप दें तो उनका माना जाता है कि वो बहुत अच्छा एजुकेशन दे रहे हैं हम। तो यही काफ़ी स्कूल्स भी ये प्रमोट करते हैं कि हमारे यहाँ पे हम हाईटेक एजुकेशन देते हैं, सब ऑनलाइन सॉफ्टवेयर वगैरह इनको देते हैं, कोडिंग सिखाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो अच्छा ही एजुकेशन होता है, वो हो सकता है अच्छा एजुकेशन, बट हमको ये समझना है कि जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है कि दूध पानी से बहुत ही अच्छा माना जाता है, वो हाई क्वालिटी समझा जाएगा, क्योंकि मिल्क का क्वालिटी जो होता है या फिर उसका स्टेटस होता है वो बहुत ही महंगा है एज कम्पेयर टू वाटर। वाटर चीपली अवेलेबल है, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम फिश को मिल्क में डाल दें, ओके, ताकि वो बहुत अच्छा बन जाएगा। नहीं, फिश को पानी में ही रह के सबसे अच्छा करना होता है, वो उसी में उसका सारा जो होता है नरिशमेंट होता है। तो हमको ये समझना चाहिए कि जो हम चीज़ उसको दे रहे हैं बच्चे को भी, वो उसके लिए अच्छा होना चाहिए, वो दें हम। इसका मतलब ये नहीं होता कि कुछ जो हाईटेक हो या महंगी चीज़ हो वही दें तो अच्छा होगा। नो, सिंपल चीज़ भी दे के उसको हम उसका काफ़ी अच्छा बोलते हैं मानसिक डेवलपमेंट उसका कर सकते हैं। तो हमें वो ढूँढना होगा कि वो कैसे हम दे सकते हैं। Then next we have is letter A for association. So now in this is the one thing that कि हमको ये जानना है कि बच्चों के लिए जो एसोसिएशन होता है, हम ऐसे नहीं सोच सकते कि हम उसे भेज दें किसी भी ग्रुप में खेलने के लिए। तो हमें ऑब्वियसली पता है कि हम किसी भी ग्रुप में भेजेंगे वो वहाँ जाके कुछ ना कुछ सीखेगा, और वो सीखेगा वो आके वैसे बिहेव भी करेगा, या तो घर पे आके या तो कहीं और किसी ग्रुप में जाके भी वैसा बिहेवियर करेगा। तो ये हमें सबको जानना चाहिए कि इफ यू कैन चेंज योर माइंड, मतलब अगर हम अपना माइंड चेंज कर सकते हैं
तो हम अपना लाइफ भी चेंज कर सकते हैं। तो सेम चीज़ बच्चों को भी अप्लाई होती है और ये बच्चों को एट अ स्मॉल एज से ही सिखाना चाहिए हमें। क्योंकि जब भी हम कुछ भी इवन सोच रहे हैं बच्चे के लिए, अगर हम कॉन्स्टेंटली ये सोचते हैं कि अरे ये बच्चा आगे जाके ऐसा ही बनेगा, तो हम एक्चुअली लाइक साइकोलॉजिकली हम उसके माइंड में ये भी डाल रहे हैं कि तुमको यही बनना है या तुम यही करोगे। तो हमें कभी ऐसा भी नहीं करना चाहिए। हमें सोचना चाहिए कि इसके लिए हम कैसे अच्छे एसोसिएशन बनाएं और हम खुद एज अ पेरेंट्स कैसे एज अ अच्छे एसोसिएशन उसको हम खुद दे सकते हैं। क्योंकि अगर बच्चा बाहर भी नहीं जा रहा है इस टाइम पे, तो वो किससे एसोसिएट कर रहा है? वो हम ही से एसोसिएट कर रहा है। और मोस्ट ऑफ द टाइम भी ऐसा देखा जाता है कि वो बच्चा घर में अपने माता-पिता या फिर कोई भी जो भी पेरेंट्स घर में रह रहे हैं, इवन ग्रैंड पेरेंट्स या अंकल आंटी, वो उनसे एसोसिएट करता है। तो उनसे काफ़ी चीज़ सीखता है। तो इन दिस केस हमको खुद को भी ऐसा सीखना होगा, ताकि हम ऐसा बिहेव करें तो हमारा बच्चा वही पिकअप भी करे। हम ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हम ऐसे ही बिहेव करेंगे लेकिन हमारा बच्चा बहुत अच्छा होना चाहिए। तो हमें वो सोचना चाहिए और हमें भी खुद का लिए ऐसा एसोसिएशन ढूँढना चाहिए, जहाँ पे हमारा खुद का डेवलपमेंट तो हो ही और वही डेवलपमेंट हम अपने बच्चे को इनडायरेक्टली पास कर सकें। तो एसोसिएशन मतलब संगति। तो हमने सुना है हमारे पुरखों से, पुरानों से कि जैसा होगा संग वैसा होगा रंग। तो संगति पूरी ऐसा नहीं कि हमें बाहर जाके मिलती है। आजकल तो जैसे अभी हमने बात किया ए से पहले पी में प्रोटेक्शन, हमें बच्चों को बचाना बुरी संगति से। तो आजकल बुरी संगति बच्चों को घर बैठे बैठे टीवी पे मिल जाती है। तो अगर हमें बच्चों को अच्छी संगति देनी है तो वो तो ठीक है कि हम ये देख रहे हैं उनके फ्रेंड कैसे हैं, वो किसके साथ खेलते हैं, उसके स्कूल में दोस्त कैसे हैं, वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। लेकिन बच्चों को अच्छी संगति देनी है तो पहले हमको खुद सुधरना रहेगा। ऐसा तो नहीं कि हम गाली गलौज निकाल रहे हैं, बच्चों को बोल रहे हैं तुमको ये नहीं करना है। या दूसरा, हम कैंडी क्रश खेल रहे हैं, हम पूरा दिन व्हाट्सएप चला रहे हैं, फेसबुक चला रहे हैं, बच्चों को बोल रहे हैं कि नहीं तुमको नहीं चलाना। तो बच्चा बोलेगा सीधा पापा लेकिन आप तो चला रहे हो, लेकिन मम्मा आप तो खेल रहे हो गेम। तो ये चीज देखना है कि जो हम उनसे चाहते हैं क्या वो चीज पहले हम में है। एक चीज ये होती है। इसके बाद मैं आपको एक स्टोरी सुना दी तोता की। तो दो तोते होते हैं, वो साथ में पले बड़े होते, सब अच्छा रहता है उनका। तो एक दिन एक बहुत बड़ा तूफान आता है, दोनों तोते बिछड़ जाते हैं। तो एक तोता पहुंचता है साधु संतों की टोली में, उनकी कुटिया में पहुंचता है, वहां पे रहता है। और एक तोता पहुंचता है जो डाकू वगैरह रहते हैं उनकी टोली में पहुंचता है। तो अभी हम इतना सुना है जैसे हमने साधु की एक टोली और एक डाकू की टोली, तो हमारे माइंड में सीधा आ गया कि कौन क्या बनेगा। तो फिर कुछ साल बाद बीत जाते हैं, दोनों तोते वापस मिलते हैं और उसको दोनों को याद आता है कि अरे तुम हम ऐसे बिछड़े थे, ये कुछ हुआ था। तो फिर जो पहले वाला तोता रहता है तो वो हर चीज में अच्छी अच्छी में वो हर बात में अपशब्द का यानी गाली गलौज का यूज करता है। हर बात में अपशब्द बोल रहा है वो। और जो दूसरा तोता हर बात में हरि भजन, हरि नाम, भगवान को धन्यवाद कहना, प्रकृति को धन्यवाद देना, हम मिले। और दूसरा तोता डाकू के साथ रहा है, वो क्या करता है हर बात में गाली गलौज कि तूफान क्यों आया, हम क्यों बिछड़े। तो हम देख सकते हैं संगति, क्योंकि दोनों तोतों के अलग अलग संगति मिली तो उनकी जो बनावट, उनकी जो विचारधारा उन दोनों की अलग अलग हुई। तो पहली चीज हमें बच्चों की संगति देखना है कि दोस्त वगैरह कैसे, लेकिन हमको ये भी देखना है कि घर का जो इन्वायरमेंट है वो कैसा है। क्या हम जो बिहेव कर रहे हैं आपस में क्या वो सही है, क्या हम हमारे बच्चों को इफेक्ट कर रहे हैं। इसी के साथ एक और स्टोरी मैं बताऊंगी। अल्बर्ट आइंस्टीन, सबने सुना है, बहुत बड़े साइंटिस्ट थे अल्बर्ट आइंस्टीन। और वो काफी सारे लेक्चर देते थे अलग अलग कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाके, पूरे भारत वर्ष में भी आए और उन्होंने पूरे विश्व में अलग अलग लेक्चर दिए। तो जो उनका ड्राइवर था, क्योंकि वो उनको लेके जाता था हर जगह, तो वो भी, अब ड्राइवर भी 5-6 घंटे का कोई वो सेमिनार दे रहा है तो ड्राइवर ऑब्वियसली कार में तो रहेगा नहीं, तो ड्राइवर भी आके बैठता था, अटेंड करता था। तो ऐसे 5-6 साल उसने, जब ड्राइवर ने अपने जो मास्टर के, अपने जो मालिक के लेक्चर सुने, उसको ड्राइवर को तो पता है कि भाई मेरा जो मालिक है बहुत बड़ा साइंटिस्ट है। तो वो बोलता है साहब जी एक बात बोलना है, ये जो आप रोज भाषण देते हो ना, मुझे भी आपका भाषण याद हो गया है। तो जो साइंटिस्ट रहते हैं अल्बर्ट आइंस्टीन बोलते हैं अच्छा तो अच्छी बात है, मैं तो बहुत थक गया हूँ लेक्चर दे दे के। ऐसे करते हैं कभी अब फ्यूचर में कोई लेक्चर देना रहा भविष्य में तो तुम देना। तो ड्राइवर बोलता ठीक है। तो एक दिन ऐसे फिर अल्बर्ट आइंस्टीन को एक लेक्चर का ऑफर आता है कि आपको हमारे कॉलेज में इतना बड़ा लेक्चर देना है। तो अल्बर्ट आइंस्टीन बोलते हैं ड्राइवर तुम तैयार हो? ड्राइवर बोलता जी साहब जी। तो अल्बर्ट आइंस्टीन क्या करते हैं, खुद ड्राइवर बनते हैं, अपने ड्राइवर को पीछे बिठाते हैं
तो जैसे ही वो एक बहुत बड़े यूनिवर्सिटी में पहुंचते हैं तो सब ऑडियंस आती है, मीडिया आती है, सब बोलते हैं अरे अल्बर्ट आइंस्टीन आ गए, जय हो जय हो। और वो ड्राइवर उनकी जगह पे लेक्चर देता है, सब ताली बजाते हैं, बहुत वाह 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 करते हैं। इतने एक बच्चा उनसे प्रश्न पूछता है। अब जो ड्राइवर, वो तो ड्राइवर है, उसको लेक्चर तो याद है लेकिन उसको क्वेश्चन के आंसर तो मालूम नहीं। तो बच्चा एक क्वेश्चन पूछता है, सर व्हाट डू यू मीन बाय दिस, और ये वो ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछता है। तो जो ड्राइवर तो बड़ा स्मार्ट होता है क्योंकि वो साइंटिस्ट के साथ रह रहा है। तो ड्राइवर बोलता है दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, इवन माय ड्राइवर कैन बी एबल टू गिव द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। वो बोलता है कि अरे इतना सीधा प्रश्न, मेरा ड्राइवर भी इसका जवाब दे सकता है। तो जो ड्राइवर रहता है, जो साइंटिस्ट की तरह लेक्चर दे रहा होता है, तो वो अल्बर्ट आइंस्टीन को बोलता है कि तुम जवाब दो, और वो तो रियल साइंटिस्ट होते हैं, फिर उसको जवाब देते हैं। तो हम देख सकते हैं कि ड्राइवर अगर उसको अच्छे मालिक साइंटिस्ट के साथ रहता है तो वो भी साइंटिस्ट बन जाता है। तो ये दो जो स्टोरी तोता की और ये साइंटिस्ट की, इससे समझ सकते हैं कि संगति कितनी जरूरी होती है। तो जैसे हमारे विचार होंगे, जैसा हम सोचेंगे वैसे हमारे विचार होंगे, जैसे विचार होंगे वैसा हम बोलेंगे, और जैसा हम बोलेंगे वैसा हम करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो यहाँ पे हम ये भी देख सकते हैं कि इस करंट सिचुएशन में हम ऑलरेडी जानते हैं कि सब जगह पे पैंडेमिक फैला हुआ है। तो हम क्या कर रहे हैं, बच्चों को अपने प्रोटेक्ट कर रहे हैं बाय गिविंग देम मास्क। मास्क इज लाइक अ प्रोटेक्शन फॉर देम। बट हम बाकी टाइम में क्या करते हैं, हम बच्चों को तो भेज देते हैं खेलने के लिए, या फिर किसी भी लाइक इवन स्कूल में भेज रहे हैं तो हम छोड़ देते हैं वहाँ पे। बट हमें ये भी देखना चाहिए कि हम उसे वैसा जो प्रोटेक्शन है उसके मनो माइंड माइंड एंड लाइक साइकोलॉजिकल प्रोटेक्शन हम उसको देते हैं कि नहीं। तो हमें ये भी सोचना चाहिए हमेशा जब हम उसे किसी भी एसोसिएशन में या संगति में भेज रहे हैं। तो हमें ऐसा चूज करना चाहिए, ऐसा सिचुएशन है, ऐसा संगति उसके लिए जो कि उसके लिए अभी भी आगे जाके भी उसको अच्छा बिल्टअप दे, बैकअप दे, ताकि वो कहीं भी किसी सिचुएशन में फंसे तो अच्छे से सोच पाए और एज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग उसका माइंड उसका साथ दे उस दैट केस। So next one, now we have PAR. So R is for now like respecting. Now ये बहुत ही like a question mark हो जाएगा parents के लिए, अरे हमको किसको respect करना है, बच्चों को। So yes, you have to also respect your kids. ये बहुत ही important चीज है, और ये जो parents समझ जाते हैं वो actually अपने बच्चों को ऐसा confidence build up करते हैं उनके बच्चों के साथ, जो कि वो ना कभी waver होता है ना कभी डगमगाता है। So we have to see that हम ऐसा उनको बच्चों को रिस्पेक्ट दे कि उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाए। उनको ऐसा रिस्पेक्ट नहीं देना कि खाली पैम्पर करते रहे। तो रोल ऑफ पेरेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो मैं यहाँ पे ये भी बोलना चाहूँगा एज अ क्वेश्चन कि अगर आपके बच्चे देख रहे हैं तो ये पेरेंट्स के लिए बाद में रिस्की भी हो सकता है। बाद में बच्चे तो आपको ही आके बोलेंगे आपको मुझे रिस्पेक्ट करना है, लेक्चर में बोला था ना, आपने सुना था। सो बी कॉशियस ऑफ दैट। तो यहाँ पे क्या है, हमें जानना चाहिए कि एक्चुअल साइकोलॉजी क्या होती है। तो एक्चुअल साइकोलॉजी ऑफ अ फादर, जो पिता होता है फादर, तो पिता का हमेशा साइकोलॉजी होता है कि कंट्रोलिंग टाइप, उसका एक एज अ ओनरशिप होता है। तो लाइक वडील, always वडील is like a controller in the family we should say, and then I is like always loving. So उनका ममता जो होती है, प्यार उनका सबसे हाईएस्ट होता है। तो ये एक्चुअली बैलेंस होना चाहिए दोनों का। दिस इज व्हाट अ बैलेंस शुड बी। वन शुड बी कंट्रोलिंग एंड वन शुड बी लविंग। लेकिन मोस्टली हम देखते हैं कि फादर जो वडील है घर का, घर में वो ओनरशिप रहता है उनका, वो कंट्रोलर रहते हैं, एंड आई इज ऑलवेज लाइक अ लविंग नेचर। तो ये क्या देता है बच्चों को दोनों साइड देता है। वो अपने माँ से सीखते हैं कि कैसे प्यार करना चाहिए, कैसे रिस्पेक्ट करना चाहिए। अपने फादर से सीखते हैं कि कैसे हमको कंट्रोलर बनना है या फिर कैसे सिचुएशन को हैंडल करना है। तो ये क्यों इम्पोर्टेंट है अभी, बिकॉज अभी जो बच्चे घर में ही रह रहे हैं वो बच्चे घर में ये चीज सीख रहे हैं एक्चुअली। हमें हमारे बिना बताए या हमको उनको बिना समझाए वो एक्चुअली ये सब चीज अपने आप पिक कर लेते हैं, और यही चीज उनको उनके साथ आगे भी जाती है, और वही यही चीज जो हम सीखते हैं वो अपने फैमिली में भी आगे जाके वो इम्प्लीमेंट करेंगे। और ऐसा ही बिहेवियर जो हम अभी करेंगे वो हमारे साथ बाद में करेंगे, बिकॉज ये जो बच्चे आज छोटे हैं आगे जाके बड़े होके वो हमारे पेरेंट्स बनेंगे। बिकॉज जो बच्चे बड़े हो जाते हैं और मदर फादर लाइक ओल्ड हो जाते हैं, तो बच्चे उनके पेरेंट्स बन जाते हैं, वो उनका केयर करते हैं।
तो जैसा हम अब कर रहे हैं वैसा वो करेंगे। अगर ये हमारा माइंड ऐसा ही हमारा सेट रहता है तो बच्चे एक्चुअली वो सब पिक करते हैं, वही ऐसे बिहेव भी करते हैं। हम काफी बार देखते हैं कि काफी पेरेंट्स बोलते हैं कि अरे ये बड़ा होके बेकार बनने वाला है, या हम लोग को नहीं देखने वाला है, हमको पता है, तो हम अपना प्लानिंग कर लेंगे। तो हम एक्चुअली बच्चे के माइंड में ये डाल रहे हैं इनडायरेक्टली कि तुमको यही करना है आगे जाके। तो हमें कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा बच्चे को रिस्पेक्ट देना चाहिए, भले वो जो भी सोचता है, उसके जो थॉट्स हैं वो भी हमको सुनना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए। अच्छा तुम ये सोचते हो, ठीक है तुम ये करना, तुमको इंजीनियर बनना है, ठीक है तुम इंजीनियर बनो, या तुमको कुछ और करना है, इवन आर्ट्स में जाना है, पेंटर बनना है। आजकल ये सब चीज़ सबको पता है कि इवन अब बिकमिंग अ पेंटर है बहुत बहुत ही हाई लेवल हो गया है, बहुत ही ज़्यादा डिमांड है, इवन डॉक्टर्स इंजीनियर से भी ज़्यादा डिमांड होती है आर्टिस्ट की। तो हमें वो सब रिस्पेक्ट करना चाहिए हमेशा। सो व्हाट वी शुड हैव इज मदर्स लव एंड फादर्स डिसिप्लिन विल शेप द चाइल्ड्स फ्यूचर। ये मेन हमको याद रखना चाहिए। रिस्पेक्ट इज्जत में ऐसा नहीं कि छोटा बड़े को ही देगा या बड़ा जो है छोटे को नहीं दे सकता। रिस्पेक्ट में 3 फैक्टर आते हैं, जिसमें 3 चीजें हैं। एक है जो बड़ा छोटे को दे रहा है, वो प्यार के रूप में होता है। एक है जो 2 बराबर एज है, पति पत्नी को दोनों एक सम्मान देते हैं, वो एक दूसरे को अंडरस्टैंडिंग जो समझते हैं। और तीसरा है कि जो बड़ा छोटे को रिस्पेक्ट दे रहा है वो तो प्यार के रूप में, लेकिन छोटा बड़े को दे रहा है वो केयर के रूप में हो जाता है। तो 3 अलग अलग रिस्पेक्ट के फैक्टर होते हैं। तो जैसे हमने देखा कि एक होता है कि जब हमने देखा कि हमारे अभी विश्व युद्ध होते हैं, किसी ने किसी की सीमा को पार किया, जैसे चीन अगर भारत की सीमा में घुसा तो उसको जवाब मिलता है किसने ऐसा क्यों किया। ऐसी अगर कोई एक सीमा अपने जो रिस्पेक्ट की सीमा भी तोड़ता है तो भी घर में लड़ाई झगड़े का कारण बनता है। जब एक कोई इंसान दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं करता है तो उसका घर में झगड़े इसीलिए होते हैं। तो सेकंड थिंग, जैसा कि अब हमने देखा कि फादर जो कंट्रोलिंग होता है, तो अगर हम जैसे अभी पैंडेमिक है तो बच्चे सब घर पे हैं, तो बच्चे सबसे ज्यादा आपके पास ही रह रहे हैं। लेकिन हम क्या चाहते हैं, बच्चे हमारे पास हैं, हम उनको टाइम दे रहे हैं तो उनको हमारे अकॉर्डिंग रखें, उनको अपने कंट्रोल में रखें। तो ऐसा नहीं हो सकता है। पेरेंट्स का चाहते हैं अभी तुम इतने बजे उठो, इतने बजे बैठो, इतने बजे खेलो, इतना ही करो। नहीं, आप पर्टिकुलर एक शेड्यूल बना रहे हैं बच्चे का, लेकिन इसमें आपको सिर्फ ये नहीं देखना है कि मैं इतने बजे उठ के काम कर रहा हूँ या मेरे काम का टाइम है तो मैं इसके अकॉर्डिंग बच्चों को ढालूं। आपको अपने बच्चे का जो कन्वीनियंस, उसके अनुकूल क्या समय है, उसे क्या अच्छा लग रहा है, आपको ये भी देखना चाहिए। हमारा ये कहना नहीं है कि आप अपने बच्चों को वो जो कर रहा है करने दीजिए, नहीं, लेकिन आप दोनों में बैलेंस होना चाहिए। क्योंकि बहुत ज्यादा भी अगर आपने उसको छूट दी किसी चीज को, जैसे मिट्टी को मैंने भी बताया कि किसी बर्तन को आपने बहुत ज्यादा अगर प्रेशर किया तो मिट्टी का बर्तन टूट जाएगा, लेकिन उसको ढीला रखा तो भी टूट जाएगा। तो आपको देखना है कि आपका बच्चे का मूड कैसा है, उसको आपको कितना क्या चीज देना है। तो उसमें एक चीज आती है कि हमें बच्चों के साथ खेलना भी चाहिए। जैसे आजकल बोलते हैं हम हमारे पास इतना टाइम ही कहाँ है, अगर हम खेलेंगे तो कमाएगा कौन। नहीं, आपके पास 24 आवर है, 24 में आप 8 घंटे सोते हैं, 8 घंटे अपना काम करते, तो आधा घंटा ऐसा कुछ निकालिए, ऐसे कुछ गेम या ऐसे कुछ डिस्कशन कीजिए जिससे आपको आपके बच्चों के विचार, आप अपने विचार उनको दे पाए और उनके विचार को जान पाए, और आपको लगे कि उनमें कुछ गलती है या उनको कुछ करेक्शन करना है तो आप वो कर पाए। तो ये बहुत जरूरी चीज है। और दूसरी बात है कि रिस्पेक्ट, तो जैसे हम बोलते हैं ना, हमें कोई हमारा, हम ऑफिस में वर्क करते हैं, कोई हमारा बॉस हमारी बुराई करता है तो हमें कितना बुरा लगता है। वैसे हमें कभी भी, आप इस बात को नोट कर लीजिए, कभी भी आपको अपने बच्चे को पब्लिक करिए उसकी बेइज्जती या उसकी बुराई नहीं करना है। जैसे कुछ पेरेंट्स करते हैं, सबके सामने स्कूल में जाके बच्चा खड़ा है उसके सामने बोल देते हैं उसके टीचर को, ये एकदम बेकार है, घर में सुनता नहीं है, मुझे मारता है, अपनी बहन को मारता है, ये काम नहीं करता, वो काम नहीं करता। आपको कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको बच्चे की कंप्लेन भी करना है पर्सनली, टीचर से या प्रिंसिपल जैसे जाके बात कीजिए, पर्सनली बात कीजिए। आपको बच्चों को समझाना है, उसको पर्सनली समझाइए, लेकिन कभी उसको दोस्तों के सामने या कभी किसी बच्चे को ऐसे ओपनली कभी मत डांटिए, क्योंकि आजकल के बच्चे बहुत सेंसिटिव होते हैं। यहाँ पे हम ये भी देख सकते हैं कि काफी 4 टाइप्स के पेरेंट्स होते हैं। तो मैं शॉर्ट में बताऊंगा कि अथॉरिटेटिव पेरेंट्स कौन होते हैं। जैसे वो अपने बच्चों को बहुत प्यार देते हैं, लेकिन उतना ही उनको लिमिट भी रखते हैं कि वो बोलते हैं कि ये तुम कर सकते हो, लेकिन तुमको ऐसा फॉलो करना पड़ेगा, कि हमारा ये लाइक फैमिली रूल है, ऐसा है, ये फॉलो करना होगा। और वो बच्चे फॉलो भी करते हैं कि जब उनको सबसे ज़्यादा प्यार भी मिलता है तो वो कंट्रोलिंग में भी काफ़ी आ जाते हैं, क्योंकि वो बात मान लेते हैं जल्दी।
अथॉरिटेरियन पेरेंट्स जो होते हैं सेकंड टाइप के, वो क्या करते हैं, वो प्यार नहीं देते हैं, लेकिन डांट मार से बच्चे को कंट्रोल में लाते हैं। मतलब उनका लिमिटिंग बहुत हाई होता है, लेकिन वो लव बहुत कम देते हैं। तो इस केस में क्या होता है, बच्चे बहुत ही लाइक इरिटेटिव हो जाते हैं और आगे जाके वो काफ़ी वायलेंट भी हो जाते हैं। परमिसिव, ये थर्ड कैटेगरी जो है पेरेंट्स की, ये सबसे ही बोला जाता है कि स्पॉइलिंग नेचर होता है। सबसे ज़्यादा मतलब क्या करते हैं, लव करते हैं, लेकिन लिमिटिंग कुछ नहीं करते, बच्चों को रोकते नहीं है कुछ गलत काम करने से, या समझाते नहीं है व्हेन एवर नीडेड। तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए कि हम खाली उनको प्यार दे रहे हैं या लाड कर रहे हैं, लेकिन बाकी उनको नहीं सिखा नहीं रहे हैं। और फोर्थ कैटेगरी जो अनइन्वॉल्व है, वो काफ़ी कम होते हैं, लेकिन ऐसे होना ही नहीं चाहिए। जो लव भी नहीं देते हैं, उनको लिमिट भी नहीं देते हैं, मतलब उनको ध्यान ही नहीं देते, जो करना है करने दो, ऐसा है। तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए, और एज अ मदर या फिर फादर भी हमको लव भी देना चाहिए, लेकिन जब जरूरत पड़े उनको हमको स्ट्रिक्टली भी बिहेव करना चाहिए। नेक्स्ट वी हैव ई। तो ई में हम डिस्कस करेंगे एक्सपेक्टेशंस, कि हमारा एक्सपेक्टेशंस क्या होता है या बच्चों का एक्सपेक्टेशंस क्या होता है। तो जनरली यहाँ पे कहा जाता है कि ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है अभी पेरेंट्स के लिए, जैसे कि हमने देखा भी है काफ़ी पेरेंट्स का, कि वो यही फेस कर रहे हैं कि बच्चे घर में रह के उनका काफ़ी एक्सपेक्टेशन हो गया है। तो क्या करें इसमें, कैसे उसको कंट्रोल में करें, वो बात नहीं सुन रहा है। तो सबसे इजी वे इसमें यही है कि आउट ऑफ साइट इज आउट ऑफ माइंड। ये ऐसा ट्रिक है जो बच्चों पे सबसे परफेक्टली अप्लाई होता है, और ये खाली उनको नेग्लेक्ट करने के लिए नहीं यूज़ करना चाहिए, लेकिन एज अ उनको ट्रेन करने के लिए यूज़ करना चाहिए। जैसे एज अ एग्जांपल यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये बच्चे का इसको खेलना है, तो इसको कुछ और लाइक मोबाइल ना दे के इनको अगर हमने ऐसे डॉल दे दिया या कुछ और दे दिया, तो वो बच्चे तुरंत उसमें एंगेज हो जाते हैं। तो बच्चों का मेंटालिटी ही ऐसा होता है कि उनको कुछ एंगेजमेंट चाहिए। अगर आप उनको एंगेजमेंट नहीं देंगे, कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट नहीं देंगे, वो कुछ भी उठा के एंगेज हो जाएंगे। वही एक्चुअली होता है। मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं कि वो कैसे बच्चों को एंगेज करें, उनको ये नहीं समझता है। तो वो सिंपली क्या कर देते हैं, उनके हाथ में मोबाइल सबसे ईजिली आ जाता है, तो वो मोबाइल दे देते हैं, या बच्चा खुद ही मोबाइल ले लेता है और वो अपने आप एंगेज हो जाता है। तो बच्चों का एक्सपेक्टेशन होता है एंगेजमेंट, उनके साथ आप खेलो, बात करो या डिस्कस करो या कुछ ना कुछ करो। तो इसीलिए हमें देखना चाहिए कि कैसे एंगेज करें। अगेन यहाँ पे मोबाइल देना, आप क्वेश्चन करेंगे कि अरे मोबाइल पे तो ये क्लास भी चल रही है, तो ये भी एंगेजमेंट है, तो ये कैसे करें। तो हियर द थिंग इज कि engagement is like you have to see same way that engagement can be good also bad also। तो कौन सा गुड एंगेजमेंट है वो हमें देना है। जैसे मोबाइल पे भी अगर दे रहे हैं तो उनको कुछ ऐसा चीज दें कि उनको यूज हो, उनका कुछ ना कुछ क्वालिटीज ऐसे उनका इम्प्रूव हो, तो हमें वो देना चाहिए एंगेजमेंट। एंड सेम थिंग इज लाइक दिस ऑल्सो, उनको कोई भी नशा या कुछ है उनसे दूर ही रखो, या उनको इन्वॉल्व ही ना करो, उनको दिखाओ ही नहीं, तो वो करेंगे ही नहीं। अगर बच्चों के सामने अगर कोई स्मोकिंग कर रहा है, तो ये स्टडी से पाया गया है कि बच्चे हाईली, ये पॉसिबल है कि बच्चे आगे जाके खुद भी स्मोकिंग चालू कर देंगे, इवन विदाउट द पेरेंट्स को पता चले या ना चले, छुप के भी कर सकते हैं। इसलिए दूर रखना चाहिए। इसलिए सबसे बेस्ट है उनको एंगेज करें, या तो स्पोर्ट्स में एंगेज करें, बाहर भेजें, साइकिलिंग कराएं, या फिर उनके साथ गेम्स खेलें, घर पे खेलें या आउटडोर में खेलें, डिपेंडिंग ऑन द पॉसिबिलिटी, या फिर स्कूल वाले ग्रुप वगैरह में ऐसे इन्वॉल्व करें उनको। तो इसमें आता है कि हमारी उम्मीदें, हम बच्चों से कई बार कुछ ऐसी उम्मीदें लगाते हैं जो हमको नहीं करना चाहिए। तो उम्मीदें भी दो तरह की होती है रियलिस्टिक और एक होती है अनरियलिस्टिक। रियलिस्टिक वो होती है जो स्वाभाविक उम्मीदें होती हैं, जैसे हमारा बच्चा एक अच्छा इंसान बड़े बड़ा होके, तो ये सही बात है, ये होना चाहिए। हर एक बच्चे, हमारा पेरेंट्स का कर्तव्य होता है कि भले बच्चा कुछ बने ना बने, फर्स्ट तो अच्छा इंसान बने। और सेकंड है कि मेरा बेटा ऐसा होना चाहिए धीरू भाई अंबानी जैसा। तो आप ऐसा सोच रहे हैं कि आपका बेटा धीरू भाई अंबानी जैसा होना चाहिए, लेकिन आप उसकी क्वालिफिकेशन देखिए, उसका क्या इंटरेस्ट है। जैसे क्या होता है आजकल फैमिली में, बच्चे चाहे 2-3 साल के स्कूल जाना भी शुरू नहीं करते, बोलते ये तो हमारा इंजीनियर बनेगा। मेरा बड़ा सपना था कि मैं डॉक्टर बनूं, मैं डॉक्टर नहीं बन पाया। मेरा पिताजी का सपना था वो पायलट बने, पायलट नहीं बन पाया, तो ये पायलट बनेगा। और एक बोलता नहीं ये डॉक्टर बनेगा। लेकिन वो बच्चा शुरू से, उसको पता भी नहीं पायलट डॉक्टर क्या है, लेकिन उसके ऊपर ये चीज थोप दी जाती है जबरदस्ती। तो फर्स्ट थिंग हमको ये देखना चाहिए कि बच्चा क्या चाहता है, उसकी क्वालिटीज क्या है, और
वो उसके अकॉर्डिंग उसको ढलने देना चाहिए। जैसे मैं देखती हूँ, मैंने काफी टीचिंग की है, मैंने कॉलेज के बच्चों को पढ़ाया है, तो 10th में मैंने देखा एक बच्चा था, तो वो उसके पास वो इकलौता बच्चा पूरे घर का, और बहुत पैसे वाली पूरी फैमिली है, और वो लोग क्या कर रहे हैं कि उस बच्चे को मतलब उसकी मम्मी डॉक्टर थी, तो उसके ऊपर ये डॉक्टर बनेगा, उसका बोलते हैं नहीं इंजीनियर बनेगा। वो बच्चा बड़ा परेशान, इतना परेशान, सोचता है कि मैं, और मैं देख रही हूँ कि वो बच्चा ऐसा नहीं कि एकदम गधा जैसा बच्चा है कि उसको कुछ नहीं आ रहा, वो बहुत ब्रिलियंट बच्चा था। और फिर मैंने उसके पास गई, और उसके ऐसे जो वो प्री बोर्ड एग्जाम थे, 10th के जो प्री बोर्ड होते हैं, तो प्री बोर्ड में 10 दिन बाकी थे। तो जब मैं गई तो मैंने बोला कि मैं इसको 10 दिन में क्या पढ़ाऊंगी, तो मैंने पहले उससे प्रॉब्लम पूछा कि भाई तुम्हारे पास सब कुछ है, इतनी बड़ी कोचिंग जा रहे हो तुम, बेस्ट कोचिंग पे, तुम्हारे पास सारे नोट्स है, तुम्हारा स्कूल नंबर 1 है, तुम्हारे घर में हर चीज जो तुमको चाहिए वो है, तुमको प्रॉब्लम क्या आ रही है? तो उसने बोला मैडम मुझे पढ़ना ही नहीं है, उसने मुझे बोला। तो मैं उसकी होम ट्यूटर थी, मैं घर पे जाकर उसको पढ़ाती थी। तो मैंने पहले तो फर्स्ट 2 डेज पहले पता किया कि इसको प्रॉब्लम क्या है, सेकंड डे उसको जो मैंने एक फ्रेमिंग सेट किया, तो उसने बोला मैम मुझे पढ़ना नहीं है, मुझे बना है, मुझे होटल मैनेजमेंट में जाना है, मैं चाहता हूँ मैं सऊदी अरब जाके एक बहुत बड़ा अपना रेस्टोरेंट खोलूँ, मेरा वर्ल्ड में पूरा नंबर 1 रेस्टोरेंट हो, और मैं इतना बड़ा शेफ बनूं, लेकिन मेरे घर वाले मुझे डॉक्टर बना रहे हैं, और अगर मैं पास हो गया 10th में तो मैं 11th में जाऊंगा, ये लोग मुझे बायो ले देंगे या तो मेरे को मैथ्स ले देंगे, मुझे ये लेना ही नहीं है, मुझे तो होम साइंस लेना है। तो जब मुझे पता चला तो मैंने उसके घर में बात करी, तो घर वाले बोलते नहीं नहीं मैडम, होम साइंस को सब्जेक्ट होता है क्या, खाना बनाएगा लड़का होके क्या, ये क्या आप कह रहे हो, सब लोग हंसेंगे हम पे। तो मैं बोला ठीक है। वो फिर मैंने उस बच्चे को बोला कि तुमसे, मैं मुझे लगा कि उसके पेरेंट्स समझने को तैयार नहीं है, तो मैंने बोला तुम्हारी गारंटी मेरे पास है कि तुम 11th में क्या करोगे, जो तुम चाहोगे वही करोगे, बट तुम अभी 10th तो पास करो। अगर तुमको सऊदी अरब जाके तुमको अपना रेस्टोरेंट भी खोलना है तो पहले तुम अपना 10th तो क्लियर करो। 10 डेज मैंने उस बच्चे को सिर्फ ये बताया कि आपको कैसे पढ़ना है, आपका क्या क्या नोट्स है, आपको क्या क्या करना है, कितने दिन में, क्योंकि 5 सब्जेक्ट होते हैं 10th में। उस बच्चे ने वैसा किया, उस बच्चे का 10th में शायद वो पहली बार पास हुआ, बहुत खुश हुआ, घर वाले पूरे खुश हो गए। फिर बोर्ड आया, बोर्ड में उस बच्चे के 76% आए, तो घर वाले नाच रहे और बोलते इसको बाइक ला के दे दी इतने में। मुझे फोन आया कि मैडम ये 76 आए, हमारे घर में आज तक 76 नहीं रहा 10th में, तो हमने उसको बाइक दी लाके। तो पहली चीज तो उन्होंने क्या किया, बच्चों को बाइक लाके दी, उसकी एक्सपेक्टेशन हाई कर दी, और दूसरा जो वो चाहता है वो उसको दबा रहे हैं उस एक्सपेक्टेशन को। तो ये चीज आती है कि जो एक्सपेक्टेशन हम करते हैं बच्चों से, तो वो रियलिस्टिक होना चाहिए, वो स्वाभाविक होना चाहिए, और वो अच्छी चीजें होना चाहिए। और दूसरा आता है कि जैसे हमने देखा अभी कि एक्सपेक्टेशंस में भी क्या हो रहा है कि आज पेरेंट्स का चाहते हैं कि मैं 5 लाख कमा रहा हूँ, मेरी बीवी 2 लाख कमा रही, तो हमारा बेटा कम से कम 10 से 20 लाख कमाना चाहिए, वो भले वो कैसे भी कमाए। तो नहीं, आप मनी का वैल्यू कर रहे हो, लेकिन ये सोचो कि वो बच्चा भी आज मनी का वैल्यू सीख रहा है, लेकिन वो कल जाके जो ह्यूमन जो वैल्यूज होती है उसको नहीं सीखेगा। तो हमें ये चीज देखना चाहिए। तो जैसे मैंने, और एक और मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल बताऊंगी, एक बच्चा काफी छोटा 8 साल का बच्चा था, तो मैं एक और स्कूल लेती थी, 2 स्कूल लेती थी वहां पे, तो एक स्पिरिचुअल स्कूल होता था, उसमें कुछ नहीं, बच्चों को जैसे एडिशनल जो एक्टिविटी होती है, ड्रामा डांस ये सब करवाया जाता था वहां पे बच्चों को, और अच्छी अच्छी चीजें सिखाई जाती थी। तो एक बच्चा था, उसके पापा डिप्टी कलेक्टर या कुछ थे, तो वो अपने किसी रिलेटिव के यहाँ के रहता है, क्योंकि मैं डायरेक्ट नाम तो नहीं ले सकती हूँ, तो मैं आपको दूसरे वे में स्टोरी बता रही हूँ। वो बच्चा किसी के यहाँ के रहता था, तो हमारे एक होली का प्रोग्राम था काफी बड़ा, तो ड्रामा था, तो मैंने सारे बच्चों को बुलाया, तो वो बच्चा आ नहीं रहा, तो मुझे लगा कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि वो बच्चा इतने बड़े घर का है और वो दुखी है, तो कुछ प्रॉब्लम चल रहा है उसका। तो वो जिनके यहाँ रहता था उनके रिलेटिव आए मेरे पास, बोलते मैडम ये बच्चा ड्रामे में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो मैंने बोला जब आपके बच्चे कर रहे हैं तो ये बच्चा क्यों नहीं करेगा, इसको भी करने दीजिए, ये तो फिर चला जाएगा समर वेकेशन अपने घर पे। वो तो नहीं मैडम, ये इस लायक ही नहीं है। फिर मैंने उनको बोला ठीक है आप जाइए, तो बोलते हैं नहीं नहीं मैडम ये तो अंदर जाएगा नहीं, आप हमारे दोनों बच्चों को ले जाइए, आप इसको रहने दीजिए, ये सब जगह गड़बड़ करता है। मैंने पूछा बताइए, तो बोलते मैडम ये पिछले 3 महीने से मेरे घर में पैसा चोरी कर रहा है, मेरा ही पैसा, और जबकि इसके पापा तो इतने हाई पोस्ट पे हैं, सब उसको चीजें देते हैं, हम भी दे देते, फिर भी चोरी कर रहा है। तो मैं बहुत शॉकिंग थी कि ये 8 साल का बच्चा चोरी कर रहा है, अभी से 8 या 10 साल का बच्चा था, चोरी कर रहा है, और इतना सब कुछ, मतलब कोई कमी नहीं है उसको, उसके पापा डिप्टी कलेक्टर हैं। तो फिर मैंने बोला ठीक है आप जाइए, मैं इसको पार्टिसिपेट नहीं कराऊंगी, लेकिन मुझे इसको मेरे पास रहने दीजिए, क्योंकि काफी रो रहा है बच्चा। तो मैंने उसको लिया, मैंने फिर थोड़े बस सब बच्चों को अपना अपना बोला कि अपने डायलॉग याद करो, सारे बच्चों को एंगेज किया। फिर मैं उस बच्चे से मैंने पूछा कि देखो बेटा, मुझे तो तुम्हारे पे पूरा भरोसा है कि तुम चोरी नहीं कर सकते हो, तो तुम मुझे बताओ कि
क्या ऐसा रीजन है जो तुमको चोरी करना पड़ा है? क्या तुम्हारे जो तुम रहते हो, तुम्हारे ये जो रिलेटिव है तुमको पैसा नहीं देते कि खाना नहीं देते? तुम्हारे पेरेंट्स को मैं डायरेक्ट कॉल करती हूँ, तुम मुझे बताओ। तो बच्चा रो ही जा रहा, नहीं मैडम मैं आपको नहीं बता सकता हूँ, मैं आपको नहीं बता सकता हूँ, मेरा प्रॉब्लम है। तो मैंने बोला मेरे पे भरोसा करो, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, तुम्हारे और मेरे बीच में ही बात रहेगी। फिर उस बच्चे ने मुझे डरते डरते आधे घंटे बाद बताया। मैंने उसको छोड़ दिया, मैं कि ठीक है तुमको नहीं बताना है तो तुमसे मैं बात नहीं करूंगी, तुम तुम्हारे घर चले जाओगे अभी 2 दिन बाद, तो हमारा कनेक्शन खत्म। फिर उस बच्चे ने मुझे आधे घंटे बाद बहुत सोचा, उसने फिर मुझे बताया कि मैडम मैं चोरी नहीं करता हूँ, मैं एक्चुअली जिस बस में आता हूँ, हमारे जो स्कूल की बस है, उसका जो बस का कंडक्टर है वो मुझे बोलता है कि अगर मैं उसको पैसे नहीं दूंगा तो मेरे जो छोटे बहन भाई है ना मेरे रिलेटिव के, वो उनको मार देगा। तो मैं तो सुन के शॉक रह गई। तो फिर उसने बताया कि मैडम पहले तो मुझसे 100 रुपीज लेता था, तो 100 रुपीज मेरे पापा मुझे वहां से पॉकेट मनी भेजते थे तो मैं देता था। फिर मुझसे 500 लेता था, अभी मुझसे 2000 3000 मांगता है, मैं इतना पैसा कहाँ से लाऊंगा? तो मैं मेरे जो रिलेटिव है अंकल, तो उनकी पॉकेट से चोरी करता हूँ। फिर मैंने पहले सोचा कि मैंने फिर उसको बोला कि देखो इसमें तुम्हारी गलती नहीं, मैंने उसका उस बच्चे का विश्वास जीता। और मैंने फिर उसके घर वालों को इन्फॉर्म किया कि ऐसा ऐसा हो रहा है। फिर सब घर वाले आए क्योंकि उसके घर वाले ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफिसर थे, फिर उन्होंने उस बस आदमी को बुलाया, कंडक्टर को, फिर काफी केसेस हुआ तो पता चला। तो मेन चीज है कि हम बच्चों को आजकल इतना प्रेशराइज करते हैं, उनसे इतने सारे एक्सपेक्टेशन करते हैं और कुछ गलत एक्सपेक्टेशन करते हैं कि बच्चे इतना डर जाते हैं कि घर में ही अपने पेरेंट्स को नहीं बता पाते हैं। तो हमें बच्चों के एज के अकॉर्डिंग हमको फ्रेंडशिप भी रखना है और उनको वो सारा इन्वायरमेंट देना है जिससे वो कंफर्टेबल रहे। मैं सोचती हूँ अगर वो बच्चा अपने घर चला जाता उस टाइम पे, अगर मुझसे बात नहीं करती, तो वो जो 2 छोटे बच्चे थे वो कंडक्टर उनको पकड़ता, तो कितना कुछ बड़ा प्रॉब्लम हो सकता था। तो आजकल पेरेंट्स को पता ही नहीं चलता है कि वो खुद इतने बड़े स्टार होते हैं लेकिन उनके बच्चे कुछ इतने अंधेरे में होते हैं। तो ऐसा हो रहा है आजकल, तो हमें ये चीजों पे बहुत ध्यान देना चाहिए। कि हमें ध्यान देना चाहिए इन अ वे कि अगर हम डायरेक्टली भी बच्चे से नहीं कनेक्ट कर पा रहे हैं तो हमें एक्चुअली एज अ पेरेंट्स हेल्प लेना चाहिए फ्रॉम एनी आउटसाइड सोर्स, like from any guide or any like a counselor, like from the school itself. चैतन्य गुरुकुल में काफी काउंसलर्स हैं ऐसे, तो टीचर्स भी हैं लेकिन स्टूडेंट्स के काउंसलर भी हैं। हमें उनसे पूछना चाहिए कि कैसे हम इस तरह के इशू को हैंडल कर पाए। तो नेक्स्ट इज एन इन द पेरेंट्स। एन तो क्या है? एन ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, बहुत ही क्रूशियल टेक्निक है ये, जो हर पेरेंट्स को डेवलप करनी चाहिए। इन अ वे करना ही चाहिए। जैसे कि हम देखते हैं हमारे केस में हमारे पेरेंट्स थे ऐसे कि वो एज अ पेरेंट हमारे लिए एवरी डे या एवरी नाइट कैसे स्पेशली नरेट करते थे स्टोरीज। और ये हमको पता है कि स्टोरी टाइम जो होता है सबसे बेस्ट होता है। इवन हम बड़े भी हो जाए तो हमको कोई अभी भी कहेगा कि ऐसे स्टोरी बताना है तो हमें काफी हम अलर्ट हो जाते हैं कि हाँ रे चलो स्टोरी सुनना है, बहुत अच्छा लगेगा। तो ये हमको भी डेवलप करना चाहिए क्योंकि ये एज अ स्टडी से पाया गया है कि जो बच्चे सीखते हैं फ्रॉम स्टोरीज। अभी ये कौन सी स्टोरीज है ये भी इम्पोर्टेंट करती है। मतलब हम अगर कोई भी स्टोरीज बताएं, जैसे न्यूज़पेपर में भी काफी सारे न्यूज आते हैं जो कि स्टोरीज होते हैं, अगर बच्चे वो पढ़ेंगे तो हम खुद सोच सकते हैं कि उनके ऊपर क्या इफेक्ट होगा। बिकॉज हम खुद न्यूज़पेपर्स में पढ़ पढ़ के देखते हैं कि आजकल पूरे वर्ल्ड में क्या हो रहा है, ऐसे ऐसे चीजें हो रही हैं जो अनएक्सपेक्टेड हैं। हम खुद पागल हो जाते हैं तो बच्चे क्या होगा, बच्चों का क्या होगा। तो इसलिए हमें सोचना है कि ऐसे स्टोरीज भी बताने हैं उनको, तो हमको उन्हें पौराणिक स्टोरीज बतानी चाहिए, जैसे स्पेशली अबाउट आवर पास्ट लीडर्स लाइक शिवाजी महाराज, then spiritual leaders like Tukaram Maharaj, and then झांसी about की the Lord रानी। Jhansi Ki Rani, then especially about the Lord Krishna, then how Lord Ram, इनका कैसा व्यवहार था, उन्होंने कैसा अपना जीवन जगा है, वो हमको मेन बताना चाहिए। क्योंकि बच्चे इससे बहुत सारी क्वालिटीज अपने आप सीख जाते हैं। हमें उनको बिना बताए कि ये करना है ये नहीं करना है, बिना चिल्लाए बिना डांटे, हम उनको ये सब चीज अपने आप सिखा सकते हैं बाय ओनली बाय टेलिंग देम स्टोरीज। तो ये एक्चुअली डिफरेंस है। और इसमें मेन वर्ड क्या है? ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर। हमको ये पता है, सब लोग बोलते हैं ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर कहाँ पे? ऑन दी अदर साइड। सब लोग ये बोलते हैं कि अरे हम भी तो अच्छा कर रहे हैं हमारे बच्चे के लिए, तो हमारे बच्चे क्यों नहीं अच्छा कर पा रहे, बाकी के बच्चे क्यों आगे जा रहे हैं, वो बच्चा क्यों ऐसा कर रहा है। इसमें यही डिफरेंस हो जाता है कि उसके क्वालिटीज, उसका जो स्पिरिचुअल मॉरल क्वालिटीज जो उसको दिया गया है,
क्योंकि बच्चा खुद डिसाइड करेगा आगे जाके कि कैसे सिचुएशन में कैसे बिहेव करना है। पढ़ाई भी करना है तो उसको खुद समझ में आता है कि अरे ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट है तो मैं पढ़ूंगा, मैं कॉपी नहीं करूंगा। ये सारी चीजें उसको कैसे सिखाना है मॉरली, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। और ये खाली टेक्स्ट बुक रीडिंग से नहीं हो पाता है। इवन हम उसको ट्यूटर लगा दें या फिर स्कूल में दे दें तो वो खुद नहीं सीख पाएगा। तो ये हमें करना चाहिए। तो या तो हम खुद करें या तो हम सीखें या किसी और के थ्रू उसको कनेक्ट करें जहाँ पे वो ये सब चीज़ उसको ईजिली एक्सेसिबल हो। उसको ये सब चीज़ एक्चुअली चाहिए रहती है, स्पेशली ड्यूरिंग द एज फ्रॉम 5 to 12 बच्चों को ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा डिमांड होता है उनका, कि उनको स्टोरी टाइम और ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। तो ये हमको देखना चाहिए कि ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर नॉट ऑन अदर साइड, बट इसका मेन चीज़ है ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर वेयर यू वाटर द मोस्ट। जहाँ हम ज़्यादा पानी डालेंगे वहाँ पे ग्रास ज़्यादा ग्रीन होगी, और जहाँ पे पानी नहीं डालेंगे वहाँ पे ग्रास अपने आप सूख जाती है। ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। So this is the main purpose of narrating. Narrating is like watering the or nurturing your kids' whole character, moral behavior. Yes, so जैसे इसमें नरेशन स्टोरी है ना, नरेटिंग स्टोरीज। तो अगर मैं आपको अभी हम जो भी बता रहे हैं आपको हम एक हवा में भेजते हैं कि अरे पेरेंट्स से आप ये नहीं करते, आप वो नहीं करते, तो हमने भी क्या किया, हर एक हम कोशिश करें हर चीज को हम स्टोरी से कनेक्ट कर रहे हैं। जैसे हम बोलते हैं एक बार की बात है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे 3 स्टोरी बताई, एक तोता की स्टोरी बताई है, एक बच्चे की स्टोरी बताई शुभम की, और एक जिसको मैं पढ़ाती थी 10th स्टूडेंट था। तो जैसे मैं स्टोरी बोल रही हूँ तो आपको इस पूरे सेमिनार में ये तीनों स्टोरी ज्यादा याद रहने वाली है, और आप इस स्टोरी के बेस पे इस पूरे लेक्चर को कनेक्ट करने वाले हैं। तो जब हम बच्चों को कुछ सिखाना चाहते हैं तो हम हवा में बोलते हैं तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए, तुमने झूठ क्यों किया, तुमने उसका सामान क्यों छीना, तुमको चोरी नहीं करना चाहिए थी। ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए ये भी आज हम इस एज पे तो हमें समझ में आ रहा है कि हमें ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। लेकिन जो बच्चा है अगर हम उसके हिसाब से समझते हैं तो उसको कुछ पता ही नहीं ना कि चोरी नहीं करना चाहिए तो क्यों नहीं करना चाहिए। मुझे पैसे चाहिए थे या मुझे आइसक्रीम चाहिए थी तो मैंने फ्रिज से चोरी किया। तो उसको अगर आपको ये चीज समझाना है तो आपको इस स्टोरी का माध्यम लेना चाहिए। तो जितना भी हो सके सबसे पहले आपको ऐसा एक रूटीन बनाना चाहिए कि आप कम से कम दिन में उनको एक स्टोरी सुनाएंगे। और सबसे बेस्ट टाइम तो ये है कि जब बच्चे सोते हैं, सोने से पहले जब वो बेड पे होते हैं, तब उनके पास भले आप कितने बिजी आप जाइए, उनको एक ऐसी स्टोरी बताइए। आप पहले तो इसके लिए आपको पहले खुद मेहनत करना पड़ेगी, आपको देखना पड़ेगा मेरे बच्चे में क्या कमी है, क्या वो डरता है स्टेज पे आने से, वो बोलने से डरता है। ये नहीं बोलना तुम्हें डरना नहीं चाहिए, तुम्हें पढ़ना चाहिए, ये तो ठीक है। लेकिन आप उसको एक स्टोरी सुनाइए इससे रिलेटेड बहुत सुंदर सी सोने से पहले, और फिर उसको बताइए कि देखो मैं तुमको एक स्टोरी इसलिए बताई कि जब ये कर सकता है तुम भी कर सकते हो। जब आप उस चीज से उसको कनेक्ट करेंगे तो बच्चा सच में रात को जब वो सोएगा उसके माइंड में वो पूरा चलता रहेगा। अगले दिन जब वो सुबह उठेगा तो वो उस पर वर्क करना शुरू करेगा अपने माइंड से। लेकिन इसके लिए आपको, अगर आपको भाई मुझे आज कुछ पढ़ना है, किसी को ए फॉर एप्पल सिखाना है तो मुझे ए फॉर एप्पल आना चाहिए। वैसे ही अगर मुझे मेरे बच्चे को कोई स्टोरी सिखाना है तो पहले मुझे स्टोरी पढ़ना चाहिए। और स्टोरी भी ऐसे नहीं एक था राजा एक थी रानी दोनों मर गए खत्म कहानी। स्टोरी का कुछ एसेंस होना चाहिए, वो ऑथराइज होना चाहिए और उसका कुछ एसेंस होना चाहिए, मतलब उसमें मॉरल वैल्यूज होना चाहिए, उसमें कुछ ऐसा चाहिए जो बच्चे को लगे कि मैं ये यूज कर सकता हूँ। ठीक है, जैसे आप छोटा बच्चा 5 साल का उसको ऐसे स्टोरी सुना रहे हो जो उसके काम की नहीं, 15 साल के बच्चे की कि मुझे आत्मनिर्भर बनना है, मुझे इंडिपेंडेंट होना, तो बच्चे को समझ में नहीं आएगा। तो आपको ये स्टोरी बहुत अच्छे से उनको सुनाना चाहिए। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। Yes, exactly. ऐसे हमें पता करना चाहिए। और ऑब्वियसली नाउ डेज हम देख रहे हैं कि कोरोना हो गया है, ये सब कोविड-19 is स्प्रेडिंग एवरीवेयर, तो काफ़ी इश्यूज हो गए। बट इसमें हमें ये भी अच्छा पता चल रहा है कि हम कैसे ऑनलाइन मीडियम को एक्चुअली पॉजिटिवली यूज कर सकते हैं। क्योंकि हम अभी खुद कर रहे हैं जो कर रहे हैं, जैसे बच्चों के लिए हम सेशंस करते हैं एवरी सैटरडे एवरी संडे हम करते हैं, तो काफ़ी सारे बच्चे हम ऐसे ही हमसे ज्वाइन हो रहे हैं, सीख रहे हैं, हम उनको ये सिखाते हैं। तो हमें एक्चुअली देखना चाहिए कि टेक्नोलॉजी खाली बैड नहीं है, लेकिन इसे गुड यूज भी कर सकते हैं। जैसे कि अभी सारे बच्चे तो पढ़ ही रहे हैं, ऑनलाइन ही पढ़ रहे हैं। अगर उनको देना ही है मोबाइल तो ऐसा दें कि उनको वो यूज कर पाए, ऐसे उनको देना चाहिए। तो हमको अगर खुद नहीं कर पा रहे पेरेंट्स तो उनको ये देखना चाहिए कि हम कैसे इनको कनेक्ट कर दें ऐसे ग्रुप से कि जो ये चीज़ ऑलरेडी फॉलो हो रही है। और इन दैट
पेरेंट्स को भी सीखते रहना चाहिए। ये नहीं कि पेरेंट्स अगेन छोड़ दें खाली बच्चों को कि ये ले लो तुम खुद देखो खुद सीखो। पेरेंट्स को इन्वॉल्व होना चाहिए जितना पॉसिबल हो। जितना ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे उतना ही ज़्यादा बेनिफिट होगा, बिकॉज ये ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो आपको पूरे लाइफ टाइम आपको बेनिफिट देने वाला है। काफ़ी लोग बोलते हैं कि अरे इन्वेस्ट करिए, LIC इंश्योरेंस लीजिए आपको बेनिफिट मिलेगा। ये आपका एक्चुअल लाइफ इंश्योरेंस है। जो आपके बच्चे हैं ये आपको आगे जाके ना ही खाली सपोर्ट करेंगे बट आपका नाम भी आगे लेके जाएंगे। ये आपको देखना है। अगेन पेरेंट्स को खाली अटैच खाली ऐसे नहीं होना चाहिए कि नाम के लिए, बट एक्चुअली उनको कंट्रोल करना चाहिए कि हम इन्वॉल्व हो रहे हैं, हमारी ये कंट्रीब्यूशन है हमारे बच्चे में। हमारा बच्चा आगे क्या करेगा वो उसके ऊपर है, हमको ऐसे छोड़ देना। So going to the next, now we have tolerance. So this is where the point comes कि हमको tolerant होना चाहिए। हम जो भी कर रहे हैं पेरेंट्स का नेचर ही होता है, मदर का फादर का नेचर, फादर का तो कम होता है लेकिन मदर का ज़्यादा नेचर होता है कि मदर बहुत सारा प्यार देती है लेकिन कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करती, टॉलरेंट रहती है। मतलब जो भी बच्चा करता है उसे ठीक है ठीक है। लेकिन अगेन जैसे हमने आगे डिस्कस किया, फादर को स्ट्रिक्ट होना चाहिए, मदर को लाइक लविंग होना चाहिए, लेकिन दोनों को टॉलरेंट होना चाहिए। टॉलरेंस मतलब आप बोलते हैं सहन, तो मैडम हम कैसे सहन करें कि बार इतना काम का लोड होता है, स्पेशली माएँ दिन भर काम करके थकती हैं और जैसे ही बैठती हैं बच्चा फिर कुछ घर गंदा करे तो सीधा झाड़ू लेके थापे लेके उसके पीछे दौड़ती हैं। तो इससे क्या होता है, बच्चे जैसे आप एक पिक्चर देख रहे हैं यहाँ पे बच्चे का चेहरा कितना गुस्से में है, तो बच्चे का वो चेहरा ही वैसा हो जाता है, उसके विचार भी ऐसे हो जाते हैं और फिर वो बच्चा आगे क्या सोचता है जैसे जैसे बड़ा होता है, अभी तो आप मेरे को मारो डंडे से, फिर देखना आपको मैं मारूंगा। आज का बच्चे बोलते हैं, बहुत सारे आपने सुना होगा, पेरेंट्स हंसते हैं, मैं भी डंडे से मारूंगा आपको, मैं घर से भगा दूंगा, मैं आपको बंद कर दूंगा। तो ये बच्चे के जो फीलिंग्स, जो भाव निकल के बाहर आते हैं ना, तो यही बच्चे होते हैं जो आगे जाके अपने पेरेंट्स को वृद्ध आश्रम भेजते हैं या उनको पसंद नहीं करते कि मुझे तो इतना मारा इन्होंने, मेरे साथ उन्होंने ऐसा किया, मैं क्यों नहीं करूँ उनके साथ। तो स्पेशली जो 5 साल से 11-12 साल के एज में जो उनके साथ होता है ना, बच्चे बहुत याद रखते हैं। जैसे मैं भी अभी देखूं तो मुझे ऐसा नहीं मेरी KG2 की बातें भूल गई है, मुझे KG2 की बातें याद है, मेरी मैडम ने मुझे गुड कब दिया या मुझे टॉफी कब दी। तो बच्चे जब 5 से 12-13 साल की एज के होते हैं ये चीजों को बहुत अच्छे से याद रखते हैं। तो इसमें आता है टॉलरेंस। तो हम जो बच्चों का एक्चुअली क्या होता है, स्पेशली जब पेरेंट्स पढ़ाने बैठते हैं तो बच्चे नहीं कर पाते ना कैच, तो बच्चों का मूड होता है। तो हमें इसका मतलब ये नहीं कि बच्चों को हमने बोला कि तुम इस टाइम में बैठो। जैसे मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बताती हूँ, मैं बच्चों का एग्जाम देती थी, छोटे काफी बच्चे थे, तो मेरा जो स्कूल था हमारा स्कॉन का ही स्कूल था जहाँ मैं पढ़ाती थी और मेरे को 2 डिपार्टमेंट मिली हुई थी। तो एक्चुअली मेरा जो क्लास का रिजल्ट बहुत अच्छा आता था, क्योंकि जैसे मेरी क्लास में जो अच्छे बच्चे थे 4 to 5 ईयर्स के थे, तो मैं उनको क्या करती थी, क्योंकि मुझे पता है बस 4 घंटे एग्जाम के, तो रोल नंबर 1 का एग्जाम है लेकिन वो बच्चा रो रहा है, उसका मूड नहीं है, नहीं लिख पा रहा है, तो मैं बोलती ठीक है तो अभी नहीं करो, तुम जाके कुछ दूसरा करो। मैं उसको कुछ दूसरी एक्टिविटी देती थी, उसको एंगेज रखती थी और फिर नेक्स्ट 5 बच्चों को लेके उनका एग्जाम करवाती थी। तो हो सकता है कि जिस टाइम पे आप पढ़ा रहे हैं बच्चे को उसका मूड नहीं हो, तो आप वो टाइम छोड़ के दूसरे टाइम पे उसको लो। और सेकंड थिंग ये हो सकता है कि बच्चे हो सकता है, कुछ बच्चे स्लो लर्नर होते हैं, कुछ फास्ट होते हैं, कुछ बहुत एडवांस होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं। तो आप बच्चे को कंपेयर कर रहे हो कि अरे उनके बच्चे को 5 का टेबल आता है, तुझे 2 का भी टेबल नहीं आता, उसको मार रहे हो, तो ये बिल्कुल गलत चीज है। आप उसको सिखाओ, आज नहीं तो कल उसको टेबल सीखना ही है। ऐसा तो नहीं है भाई वो जिंदगी भर ही नहीं पढ़ाई करेगा, करना तो है, तो आपको दूसरे वे लो, उसको उसके तरीके से सिखाओ। जैसे एक्चुअली क्या होता है, आजकल बच्चे टॉलरेट नहीं करते हैं ना, तो पेरेंट्स उनको क्या करते हैं, अलग अलग व्यूज करते हैं, मतलब पेरेंट्स पे हावी होते हैं, बच्चे भी हावी होते हैं। जैसे आपने जोक सुना होगा काफी, जो शर्मा जी का बेटा एग्जाम का रिजल्ट आता है, तो रिजल्ट लेके आता है, तो उसके पापा बोलते बेटा तेरा रिजल्ट क्या हुआ, तो बोलता है पापा जी वो अपने जो डॉक्टर अंकल है ना गुप्ता जी, उनका बेटा फेल हो गया। बोलते अच्छा बेटा वो तो ठीक है, तेरा रिजल्ट क्या है, बोलते अरे पापा वो जो अपने जो है ना वाडिया साहब उनका बेटा ही फेल हो गया। बोलते ठीक है तेरा क्या हुआ, अरे पापा अपने वो जो है ना वर्मा जी उनका बेटा फेल हो गया। तो बोलते ठीक है लेकिन तेरा क्या हुआ, अरे पापा आपको पता सारे बच्चे फेल हो गए, उसका उसका एक लगाते बोलते तेरा क्या हुआ, बोलते बट पापा आपका कोई साइंटिस्ट है जो आपका बच्चा पास होगा, मैं भी फेल हो गया। तो एक्चुअली क्या होता है कि बच्चे ऐसे जवाब देते हैं ना पेरेंट्स को, तो वो इसलिए देखो कि उनको भी अपने आप को बचाना होता है किसी भी तरीके से, तो बच्चे अपने आप को कवर अप करते हैं कि इसने ऐसे किया तो मैंने भी ऐसे किया। क्योंकि जब आप कंपेयर करते हैं कि अरे शर्मा जी के बेटे को 5 का टेबल आता है,
तो फिर वो भी कंपेयर करता है कि अरे उनका बेटा ही फेल हो गया तो मैं भी ऐसा करूंगा। तो हमें कंपेयर नहीं करना चाहिए, और जब हम उनके ऊपर हावी होते हैं तो वो बच्चे उस चीज को नोटिस करते हैं, कहीं ना कहीं वो किसी ना किसी उस चीज को नोटिस करते हैं, या तो वो अपना गुस्सा कोई चीज तोड़ के निकालेंगे, या उस चीज को काम गलत करके निकालेंगे, या वो उस चीज को माइंड में रखेंगे कि मुझे इस चीज का जवाब आगे जाके देना है। तो बच्चे इस चीज को हमेशा याद रखते हैं, तो हमें इस चीज को बहुत ध्यान से लेना चाहिए। जैसे हम अगर हमारे शास्त्र लेते हैं, जैसे आजकल सब बोलते रहे ये क्या भगवान जी के बारे में बता रहे हैं, ये क्यों बता रहे हैं, तो अगर हम देखें यशोदा मैया कृष्णा कितने नटखट थे, लेकिन आप बोलेंगे अरे वो तो भगवान थे, नहीं, कृष्णा के लिए वो भगवान नहीं थे, उनके उनके बेटे थे। तो जब वो उनको परेशान करते तो यशोदा मैया उनको मारने के लिए दौड़ती थी, उनको डंडा दिखाती थी, कभी डंडे से मारती नहीं थी। तो आप भी अपने बच्चे को, ऐसा नहीं है कि वो कुछ भी करा तो आप उसको हंस के दिखा रहे हैं, नहीं, आप उसको डांटिए, आपको लग रहा है, आप उसको डराइए, सिर्फ उसको आंखें, आपका इतना उस पर कंट्रोल होना चाहिए। देखिए जब आप उसको खूब डांट देते हैं ना, आप उसको थोड़ा सा डांट भी देते हैं तो उसको टच हो जाता है। तो अगर आप अच्छे पेरेंट्स हैं तो आपको सिर्फ डांटना या सिर्फ आपकी आंखें दिखाना या सिर्फ डंडा लेके बैठ जाना, वही आपके बच्चे के लिए काफी होगा। तो ये आप पर डिपेंड है कि आप बच्चे के ऊपर उसको मार के अपने कंट्रोल में करना चाहते हैं कि सिर्फ अपने इशारे, अपनी बॉडी एक्सप्रेशन से उसको अपने कंट्रोल में करना चाहते हैं। और कोशिश करना चाहिए आपके आपके बच्चे से अच्छी फ्रेंडशिप हो, ये बहुत जरूरी फैक्ट है। यस, तो ये हमें ध्यान देना चाहिए, और ये भी एक टेक्निक है कि कितना टॉलरेट करना है, कैसे करना है। टॉलरेंस भी एक है अपने आप में बहुत ही बड़ी क्वालिटी होती है कि पेरेंट्स को तो स्पेशली लाइक होता ही है, बट काफ़ी पेरेंट्स को आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, कभी कभी मारने लगते हैं। बट हमें वो भी सीखना चाहिए, हमें ये इजीली सोचना चाहिए कि हमारे पेरेंट्स हमारे साथ कैसे टॉलरेंट थे, तो इमीडिएटली वो टॉलरेंस आ जाएगी। अगर हमारे पेरेंट्स ऑब्वियसली वैसे थे तो हमें वो आ जाएगी इजीली। Now going to the last S, which is like spiritual dimension. Now ये बहुत ही neglected part हो जाता है अगर हम देखें तो रूटीन लाइक फैमिली या फिर रूटीन एजुकेशंस में। तो रूटीन एजुकेशंस में क्या होता है कि यहाँ पे लोगों का बहुत फोकस होता है कि इसका मेंटल डेवलपमेंट हो, फिजिकल डेवलपमेंट हो, लेकिन काफ़ी कम जगह पे हम देखते हैं कि जहाँ पे इमोशनल डेवलपमेंट पे बात की जाती है। और सबसे बहुत ही लाइक दुर्लभ जगह होंगे जैसे स्कूल्स होंगे जहाँ पे स्पिरिचुअल डेवलपमेंट की बात होती है। लेकिन हमें जानना चाहिए कि एक्चुअली ये दो चीज जो होती है ये बच्चे को सबसे स्ट्रॉन्ग बैकिंग देती है, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड देती है। क्योंकि अगर उसका मेंटल नहीं भी है वो कभी भी पिकअप कर सकता है। हमने देखा है काफी बार कि बच्चा बहुत ही इंटेलिजेंट होता है लेकिन बाद में बहुत ही डल हो जाता है, या फिर बहुत ही पहले डल होता है लेकिन बाद में बहुत इंटेलिजेंट हो जाता है। वो जल्दी पिकअप कर सकता है क्योंकि वो मूड पे, एफर्ट पे, हार्ड वर्क पे डिपेंड करता है। सेम वे फिजिकल पे भी, अगर बच्चा बहुत ही कमजोर है तो एक्सरसाइज करके या फिर डाइट चेंज करके इमीडिएटली चेंज कर सकता है। लेकिन जो इमोशनल और स्पिरिचुअल बैकिंग है, जो डेवलपमेंट है, वो इतनी जल्दी नहीं आ पाती है। अगर उसको बचपन से वो नहीं दिया जाए तो वो बड़े होने पे बहुत डिफिकल्ट हो जाता है वो लाने के लिए, और वो क्वालिटी लाने के लिए लाइक स्पेशली लाइक कैरेक्टर के क्या सही करना है क्या नहीं करना है, और लाइक डिसाइड करना क्या सही है क्या गलत है, ये बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है किसी के लिए अगर उसके पास ये स्पिरिचुअल और इमोशनल बैकग्राउंड नहीं मिलता है। तो हमें ये देखना चाहिए कि जो हम उसको लाइक व्हाट यू इट इज लाइक व्हाट यू फीड यू बिकम, और हम जो खाएंगे, जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन, ये तो हमें पता ही है। लेकिन जैसा हम थॉट्स अंदर डालेंगे वैसा वो बिहेवियर बन के बाहर भी निकलेगा। शायद ये हमारे लिए भी अप्लाई होता है, पेरेंट्स के लिए भी, और सेम बच्चों के लिए भी। तो बच्चों के लिए ये बहुत ही अच्छी चीज़ है बिकॉज वो अभी बच्चे हैं, उनको ये ईजिली दिया जा सकता है। जैसे कि हमने बताया स्टोरीज के थ्रू, एक्टिविटीज के थ्रू, ड्रामा एंड डेवलपमेंट के थ्रू उनको ये सब चीज़ बहुत ईजिली दिया जा सकता है। तो हमें ये भी एवेन्यू पे बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए। अगेन ये हम बार बार बता रहे हैं कि अगर हमें खुद को ये डेवलपमेंट नहीं पता है तो हमें हेल्प लेनी चाहिए। और सबसे ईजी और हेल्प हमारे पास क्या है, जो चैतन्य एकेडमी है। ये जो क्या कर रहे हैं, चैतन्य गुरुकुल है, ये पर्टिकुलरली इस पे भी फोकस कर रहे हैं। तो ये हमें देखना चाहिए कि ये सबसे जो मेन चीज़ जो बच्चों के लिए है जो कहीं दी नहीं जाती है, वो यहाँ पे हम फोकस करके पर्टिकुलरली स्ट्रेस करके बच्चों को दे रहे हैं। बिकॉज हमें पता है, क्योंकि ये नॉलेज हमें मिली है तब हम जाके ये इस पोजीशन पे पहुंचे हैं। हमें पता है कि हमें क्या करना है, किस सिचुएशन में कैसे डील करना है।
डिफिकल्टी आए तो क्या करना है, डिफिकल्टी के अंदर ब्रेक नहीं होना है। आजकल हम देखते हैं लोग इतने बड़े बड़े हो जा रहे हैं, काफी एग्जांपल्स तो लोग पेरेंट्स ने देखा ही होगा, इतने सक्सेसफुल पीपल हो जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा कुछ लाइफ में ब्रेक डाउन आ गया, डिफिकल्टी आ गया, तो पूरे ब्रेकअप हो जाते हैं, इवन टू द एक्सटेंड की अपना लाइफ एंड कर देते हैं। तो ये सारी चीज, वो इंटरनल बैकिंग कहाँ से आएगी, वो यहाँ से आती है एक्चुअली, स्पिरिचुअल एंड इमोशनल डेवलपमेंट से। तो ये इट इज लाइक अन्नमय कोश एंड ज्ञानमय कोश, ये जो होता है ये डेवलप करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइक टेक्निक्स फॉलो करनी पड़ती है, जो कि बहुत सरल है। अगर स्पिरिचुअल लाइक वी जस्ट फॉलो विद स्पिरिचुअल टेक्स्ट लाइक भगवद गीता, भागवतम, अगर हम ये सिंपल खाली रीडिंग ही करें घर में, बच्चे अपने आप उसमें जो ऐसे पास टाइम्स दिए हैं, ऐसे ऐसे इंसिडेंट्स आते हैं कि बच्चा अपने आप सीख जाता है कि सिचुएशंस में कैसे बिहेव करना है, या फिर डिफिकल्टी से कैसे खुद निकलना है, खुद को डेवलप करना है, और इवन अपने आजू बाजू के लोगों को, लाइक इफ ही इज डेवलपिंग अ टीम, अगर वो टीम को लीड कर रहा है तो कैसे एज अ स्ट्रॉन्ग लीडर बाहर आना है। जैसे हमारे नरेंद्र मोदी सर को हम देखते हैं, वो उनको पास कैसे आया, इतना प्रेशर झेलते हैं वो, क्यों आया, बिकॉज उनके पास भी वो बैकिंग है, उन्होंने पहले से डेवलप किया अपना स्पिरिचुअल एंगल, इमोशनल एंगल, उन्होंने सारा डेवलप किया है, खाली मेंटल, फिजिकल और पॉलिटिकल पे नहीं डेवलप किया है, बट उन्होंने सारे पे फोकस करते हैं। योगा प्राणायाम ये भी करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है इक्वली, जितना हमारा खाना खाना, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है, हमें उस पर फोकस करना चाहिए। स्पिरिचुअल जो है, ये जो आध्यात्मिक है, ये हमने लास्ट में तो लिया है, लेकिन लास्ट मतलब यानी कि लास्ट इज नॉट लीस्ट। तो जो स्पिरिचुअल एजुकेशन है, जो डायमेंशन है, ये ऐसा है कि एक मृत शरीर है, एक एक मृत शरीर है, और उसमें मृत मतलब डेथ बॉडी है, उसमें हमने लाखों करोड़ों उसमें हमने हीरे डाल दिए। क्या वो शरीर का वैल्यू रहेगा? नहीं, क्योंकि वो शरीर जिंदा नहीं है। तो अभी तक हमने जितनी बातें की हैं वो तो ऐसा है कि भाई सोना चांदी सब कुछ है, लेकिन उसमें तभी उसका भाव मोल है उस शरीर का, अगर उसमें एक आत्मा है, उसमें चेतना है। तो वैसे ही हमने ये सब जो बातें की, लेकिन इन सब का जो आधार है हमारा आध्यात्मिक है। तो जैसे हम आध्यात्मिक का नाम ही लेते हैं तो पेरेंट्स डर जाते हैं, मैडम हमारे बच्चों को साधु थोड़ा ना बनाना है, ये हम थोड़ा ना साधु संत है कि हमको ये ज्ञान देंगे। नहीं, जो मैंने आपको अभी शुभम के बच्चे की स्टोरी बताई थी, तो आपको बताऊंगी कि वो बच्चे में जो चेंज आया था 2 महीने में, वो लास्ट 2 महीने से हमारे जो मंदिर का एक, जो मैं एक मंदिर में प्रोग्राम कराती थी, वो उस बच्चा वो प्रोग्राम में आ रहा था, उसको उस प्रोग्राम में आके लगा कि भगवान मुझे कहना कैसे बचा सकते हैं इस प्रॉब्लम से। तो उसने अपनी प्रॉब्लम मुझे शेयर करी। उसको जो आधे घंटा उसने जो टाइम लिया था, उसने आधे घंटे में यही सोचा कि भगवान मुझे बचाना चाह रहे हैं। तो जब बच्चा सब जगह थक जाता है, हार जाता है, तो हम भी जब सब कुछ कर लेते हैं तो एंड में क्या बोलते हैं, डॉक्टर भी जब बहुत बड़ा ऑपरेशन कर देता है, हम डॉक्टर को पैसा देते हैं, डॉक्टर क्या बोलता है, दवाई नहीं दुआओं की जरूरत है। तो आखिर ऐसी क्या चीज है? तो वो हमारी आध्यात्मिक की ऐसी शक्ति है जो हमको सारी चीजों के बाद होने के बाद जो खालीपन को भरती है। तो हम अपनी आध्यात्मिकता से मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। और जो चीज रही है, हमें बच्चों को डेली कुछ ना कुछ, जैसे अभी तो बहुत अच्छा हो रहा है इंडिया में, क्या हो रहा है हमारे पास, हम देखते हैं पहले रामायण आ रहा था डीडी के चैनल पे, और उसके बाद अभी श्री कृष्ण आ रहा है। हम बच्चों को कम से कम आधा घंटा रोज रामायण दिखाएं, या रोज आधा घंटा श्री कृष्ण दिखाएं, या हमारी जो गीता भागवतम है इसकी स्टोरी सुनाए, तो हम देखेंगे हमें पता भी नहीं चलेगा, हमें भी कुछ चेंज हो रहे हैं और हमारे बच्चों को भी चेंज हो रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म है, हम बच्चों को पूरा नरिशमेंट कर रहे हैं। जैसे एक हीरा है, हीरे में अगर हमने हीरे को हमने पीली लाइट में रखा तो हीरा क्या करेगा, पीली लाइट देगा। हीरे को हमने अंधेरे में रखा तो भी चमकेगा, लेकिन अगर उसमें रंग भरने हो तो अलग अलग लाइट लगाना पड़ेगी। तो हमने अभी तक जो किया, हीरा तो रेडी कर दिया, लेकिन अगर हम हीरे में रंग डालना चाहते हैं तो ये हमारा आध्यात्मिक रंग है जो हमको डालना चाहिए। और जो भी हमको, जो हमने कहा स्टोरी हमको बताना चाहिए, तो भागवतम में यही नहीं कि सन्यासी की स्टोरी, भागवतम में बहुत स्टोरी है, प्रहलाद महाराज की, ध्रुव महाराज की, छोटी छोटी ऐसी स्टोरी है बच्चों को लेके, 5-5 साल के बच्चों के लिए, जो बच्चे इंजॉय करेंगे। और जो हमारा सैटरडे संडे को प्रोग्राम चलता है जो हम लोग ऑनलाइन करवाते हैं यहाँ से, तो उसमें भी हम पूरा ये भागवतम लेते हैं और ये लेते हैं, बच्चों उस चीज को एंजॉय करते हैं। और वो ऐसा नहीं कि बच्चों से भी दिखाता है कि आप भगवान से जुड़े हो, बच्चों को बताता है कि आपको कैसे इस आजकल की जो लाइफ है हमारी, स्ट्रेसफुल लाइफ है, इतनी टेंशन भरी लाइफ में हमको कैसे स्ट्रांग रहना है। तो जो स्ट्रांग है ना, वो ताकत जो हमको मिलती है, जैसे एक अंधेरे कमरे में आप कितने बल्ब लगा दो, कितनी लाइट लगा दो, उतना मजा नहीं आएगा, एक सूरज की किरण आएगी तो पूरा कमरा रोशनी से भर जाता है। तो वैसे जो हमारा आध्यात्मिक इतना पावरफुल है कि बच्चों को पूरी पावर देता है। तो ये बहुत जरूरी पार्ट है और इसको हमें बिल्कुल निग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, इससे हमें कनेक्ट रहना चाहिए।
हमारा जो धरोहर है हमें इसको लेके चलना ही चाहिए, क्योंकि ये हमें कहीं ना कहीं से हमको ताकत प्रदान करते हैं। यस एग्जैक्टली। तो अब हम देखते हैं, हम भी यहाँ पे पर्सनली फील किया है कि हम कहीं भी जाते हैं तो पहले इमीडिएटली जो भी होते हैं हमारे कलीग्स हैं, जैसे हमारे रिसर्च में कितने सारे पीएचडी वाले स्टूडेंट्स हैं हमारे अंडर में, तो हमको यही बोला जाता है कि आप हमें कुछ बताइए कि माइंड कंट्रोल के कुछ टेक्निक बताइए। जैसे आप उनको बहुत सबको पता है, क्योंकि आइंस्टाइन है, न्यूटन है, जो भी इतने बड़े बड़े रिसर्चर हैं, उन्होंने बताया है कि भगवत गीता वो फॉलो करते थे, बिकॉज माइंड को कंट्रोल करना बहुत डिफिकल्ट होता है, तो भगवत गीता फॉलो करते थे। तो हमको भी यही बोला जाता है कि आप माइंड कंट्रोल पे लेक्चर दीजिए, इनको दीजिए। तो हम कहीं भी जाते हैं तो हमें यही बोला जाता है कि उनको हमें हमारे इंडियन कल्चर से एक्चुअली बहुत ही अप्रिसिएशन होता है, सबको अच्छा लगता है, तो हमें वो लेके फॉलो करना चाहिए, ना कि उसको निगलेक्ट करना चाहिए। तो वी विल एंड हियर विद दिस। और अभी किसी को क्वेश्चंस हैं या कुछ भी क्लैरिफिकेशन पूछना चाहते हैं तो आप क्विकली पूछ सकते हैं। वी हैव फ्यू मिनट्स। यस सर, क्वेश्चंस आए, बहुत सारे पेरेंट्स अप्रिशिएट भी कर रहे थे, तो मैं अभी टाइम न लेते हुए जल्दी से क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। Yes. सो हमारे पास यहाँ पे जो चैट बॉक्स पे आए हैं, पहले वो क्वेश्चंस लेता हूँ। सो क्वेश्चन है, सर हाउ कैन वी वर्क ऑन चिल्ड्रंस रूड और जिद्दी बिहेवियर एंड शॉर्ट टेम्पर्ड नेचर। तो हम बच्चों का जो जिद्दी व्यवहार रहता है और जो ऐसा वो रफली बोलते हैं और तुरंत एंग्री हो जाते हैं, उनको क्रोध आ जाता है, तो ऐसे बिहेवियर को हम कैसे ठीक करें, उसके ऊपर कैसे काम करें हम, ऐसा क्वेश्चन था। यस, ये हम एज अ पर्सनल एग्जांपल भी बता सकते हैं कि हमने काफ़ी ऐसे बच्चों को देखा है जो ऐसे बिहेव करते थे, और हमने उनको लाइक पेरेंट्स भी क्या करते हैं, उनको बोलते हैं कि उल्टा जब बच्चे ऐसे करते हैं तो पेरेंट्स भी रिटेलिएट करते हैं, इमीडिएट पेरेंट्स भी चिल्लाते हैं। तो ये टॉलरेंस में आता है कि हमें टॉलरेट करना चाहिए, कुछ नहीं बोलना चाहिए उस टाइम पे, शांत रहना चाहिए। तो बच्चे को खुद शॉक हो जाएगा कि अरे मैं चिल्ला रहा हूँ, ये कुछ नहीं कर रहे हैं। तो काफ़ी बार ये टेक्निक भी वर्क करती है, वो चिल्ला चिल्ला के चुप हो जाता है। लेकिन हम वो नहीं सजेस्ट करेंगे, खाली हम ये सजेस्ट करेंगे कि उसको स्टोरी टाइम दीजिए आप। एक्चुअली स्टोरी जब आप उसको बच्चे को सुनाएंगे, या रात में या दिन में, तो बच्चा स्टोरी से सीख जाएगा अपने आप, और वो खुद ही अपने आप वो क्वालिटीज आप देखेंगे कि वो डेवलप करने लगेगा। तो जैसे मैंने बताया अभी कि आप उनको वीडियोस दिखाइए, जैसे लिटिल कृष्णा या ऐसा है कुछ, तो उसमें देखेंगे कि मतलब उनको खुद को ये थिंकिंग आनी चाहिए कि चिल्लाने से क्या प्रॉब्लम्स होती हैं या क्यों अच्छा नहीं है। अगर आप उनको बोलेंगे अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है चिल्ला के, उनके माइंड में कुछ नहीं जाएगा। बच्चों का अपना वे ऑफ थिंकिंग होता है, समझना उनका अलग ही होता है। उनको आप उनके वे में समझाइए कि जो इसके लिए सबसे इजी टेक्निक है स्टोरी टेलिंग। उनको आप स्टोरी के थ्रू समझाइए कि जैसे लाइक कुछ स्टोरीज है जिसमें बताया गया कि एंगर से कैसे लोग अपना ही नुकसान कर लेते हैं। जैसे भगवत गीता में बताया गया है, ये भगवत गीता का स्टोरी है कि सबको पता है विनाश काल है विपरीत बुद्धि। तो विनाश काल है विपरीत बुद्धि मतलब जब लोग गुस्सा करने लगते हैं अपने आप उनका एंड होने लगता है, उनका माइंड बंद हो जाता है। तो ये स्टोरी के थ्रू समझाइए, तो आप देखेंगे कि आपके बच्चे में खुद ही वो चेंजेस होने लगेंगे। हाँ, और आप क्या कर सकते हैं, जैसे मैंने एक मुझे नहीं पता कि बच्चे की एज क्या है, मेरे पास एक 3.5 साल का बच्चा आता था और उसको इतना गुस्सा कि सारे क्लास के बच्चों को मारना, और इतना मतलब बहुत हंगामा हुआ उस बच्चे को लेके। कोई उस बच्चे के पास, पेरेंट्स परेशान हो गए। 3 साल के बच्चे को क्या कर सकते हैं, ना हॉस्टल में डाल सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं। हॉस्टल वाले बोल रहे हैं कि एज कम है। तो फिर मैंने देखा उस बच्चे को क्यों इतना परेशान हो रहा है। एक तो जो उसके फ्रेंड्स वगैरह हैं, बड़े बड़े लोगों के साथ रहता है, तो वो सब मतलब जैसे बॉल को साथ खेलते हैं ना, तो बड़े बच्चे उसके घर के उसको ऐसे ट्रीट करते हैं। और दूसरा ये कि बहुत ज्यादा उसके पेरेंट्स को लाड प्यार करते हैं। वो घर में काफी छोटा था। तो देखिए, आप पहले तो देखिए कि ऐसी क्या चीज है जिसके कारण उसको गुस्सा आता है। और या तो मैंने पहले इसको ज्यादा प्यार किया तो अब एकदम से मैं इसको हावी तो नहीं हो रहा हूँ, या ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहा हूँ। तो आप उसमें कुछ चीजें ऐड कीजिए उसके डेली रूटीन में। जैसे भी प्रभु जी ने बताया कि आप क्या कीजिए, उसको हमारे जो आध्यात्मिक की तरफ थोड़ा जोड़िए, कनेक्शन कीजिए, उसको अच्छी चीजें स्टोरी सुनाइए और अच्छी अच्छी चीजें दिखाइए। अच्छी चीजें कैसे, एक्चुअली क्या होता है आजकल कि ये जो बहुत सारे डांस प्रोग्राम आते हैं, तो मोस्टली पेरेंट्स दिखाते कि अरे देखो तुझे भी वहां जाना है, या
और बच्चों को गुस्सा इसलिए भी आता है कि आजकल पेरेंट्स क्या करते हैं कि तुमने अगर एक पेज राइटिंग किया तुमको मैं ये चीज दिलाऊंगा, और फिर कई बार वो पूरा नहीं करते हैं। तो ऐसी कुछ चीज देखिए कि आप कहाँ उसमें कमी कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं आप बहुत बड़े प्रॉमिस कर लेते हो फिर पूरा नहीं करते हैं। तो पहली बात तो बच्चों को लालच मत दीजिए कभी भी। और उनका खाने का देखिए, उनका जो डेली रूटीन है, उनकी प्रॉपर नींद हो रही है कि नहीं हो रही है, उनका वेकअप टाइमिंग क्या है, उनका डेली शेड्यूल कितना है, उसको आप कितना खिला रहे हैं। आउटडोर गेम करवाइए उसको, ज्यादा कमरे में बंद मत रखिए। कि कोरोना वायरस है ठीक है, थोड़ा छत तो है इंडिया में तो बहुत अच्छा ही, सबकी पर्सनल छत तो होती है, आप उसको छत पे ले जाइए, वहां पे खिलाइए बैट बॉल। तो ऐसे थोड़ा उसको कंट्रोल कीजिए, डील कीजिए, उसको इंगेज रखिए, आप ड्राइंग करवाइए, ऐसा कुछ कीजिए। और अगर आपको फिर कुछ लगता है तो आप हमसे फिर कीजिएगा, आप स्कूल के थ्रू कांटेक्ट कीजिएगा, जैसा भी रहा स्कूल से कांटेक्ट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ सर, कैन वी आस्क मोर, और पूछ सकते हैं हम? यस, ले सकते हैं, 5-10 मिनट्स और ले सकते हैं। तो नेक्स्ट मीटिंग जो है वो डिले हो गया है, तो वी विल हैव फ्यू मिनट्स मोर। यस। Okay, okay. So next question was, how to protect how to protect children psychologically in community. तो मनोवैज्ञानिक स्तर पे जो कम्युनिटी में बच्चों को कैसे बचाए? यस यस, ये बहुत ही मतलब ट्रिकी थिंग हो जाती है, क्योंकि हमें ये नहीं समझता है कि बच्चे कहाँ से सीख रहे हैं। क्योंकि बच्चों का बहुत ही लाइक माइंड ऐसा शार्प होता है, जब छोटे होते हैं तो बहुत ही शार्प होता है कि वो छोटी छोटी चीज़ भी सीख लेते हैं। जैसे अगर कोई पेरेंट्स का जनरली ये नेचर होता है कि वो घर ऑफिस से बहुत थक के आते हैं तो घर पे आके थकान एक्सप्रेस करते हैं, लेकिन बच्चे वो नहीं देखते हैं। बच्चे भले घर पूरा दिन खेल लिया तो भी वो पेरेंट्स आने के बाद उनका एक्सपेक्टेशन होता है कि खेलना। तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि बच्चों का, अगर हम पेरेंट एज अ पेरेंट्स उनको ये देखें कि उनको हम निगलेक्ट करें कि अरे मैं बहुत थक गया हूँ जाओ, तो बच्चे के मन में वो आ जाता है कि निगलेक्ट बैठ जाता है, और वो भी इरिटेट हो जाते हैं फिर बहुत कि मेरे को कुछ टाइम नहीं देता है, मुझे कोई नहीं करता है, मैं क्या करूँ, मैं कहाँ जाऊँ, ऐसे उनका एक होता है। लेकिन हम सोचते हैं कि अरे पूरा दिन खेला तो भी। तो साइकोलॉजिकली उनको लिए हमें क्या करना चाहिए, हमका लाइक हम उनके लिए एज अ कुछ ना कुछ सिलेबस उनको इन्वॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि हम करते हैं कि एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करें, जैसे डांस वगैरह है, ड्रामा वगैरह है। इसमें अब जब उनको इनको इन्वॉल्व कर रहे हैं, यस, जब उनको हम इसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है, वो अपने आप वो सब चीज़ें जो क्वालिटीज़ होती हैं, जो बिहेवियर होती हैं, जैसे कुछ हम कहानियाँ देखते हैं अकबर बिरबल की। उसमें क्या होता था अकबर बिरबल का कहानियाँ, उसमें तो बच्चे को जब हम बताते हैं तो बच्चे अपने आप सीखते हैं कि डिसीजन मेकिंग कैसे करना है, किस सिचुएशन में कैसे सीखना है। उसमें वो भी सीखते हैं, प्लस वो दोनों एस्पेक्ट सीखते हैं। जैसे एज अ किंग अकबर क्या करते थे वो भी सीखते हैं, रूलिंग कैसे करना है और कैसे किसी से पूछना है, जब प्रॉब्लम आया तो पूछना भी चाहिए, ये भी बच्चों को सिखाना पड़ता है। लेकिन कितने बच्चे प्रॉब्लम आने पे बोलते नहीं हैं, पूछते नहीं हैं। और वो बीरबल के साइड से ये भी सीखते थे कि कैसे किसी को हार्म नहीं पहुंचाना है, किसी के साथ बुरा हुआ तो उसको कैसे बचाना है, और कैसे अपनी बात को रखना है। तो ये सारी चीज़ें साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट से काफ़ी होती हैं, और इसमें इनडायरेक्टली सारी चीज़ें आ जाती हैं कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी को चीट नहीं करना चाहिए, किसी के ऊपर दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए, या चिल्लाना नहीं चाहिए, एंगर नहीं करना चाहिए। ये सारी साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स अपने आप उसमें से आ जाती हैं। अगर हम डायरेक्टली उसको लेक्चर देंगे एंगर पे या ऐसे स्ट्रेस मैनेजमेंट पे, वो बच्चे को नहीं आती है ये सारी चीज़ें। तो ऐसे हमको इन्वॉल्व करना चाहिए बच्चों को। जैसे कि अब क्वेश्चन है कि साइकोलॉजी बच्चों की कैसे समझे, उनका जो मन में क्या चल रहा है कैसे समझना चाहिए। तो जैसे हमें अगर साइंस को समझना है तो साइंस पढ़ना पड़ेगा, पर अगर हमें बच्चों को समझना है तो हमें उनके साथ बैठना पड़ेगा, उनके विचार जानना पड़ेंगे। अभी क्या होता है, बच्चा स्कूल जाता है, स्कूल से आता है, ट्यूशन जा रहा है, ट्यूशन से आ रहा है, अपना होमवर्क कर रहा है, फिर खाना खा रहा है, सो रहा है खेल के। तो आपको देखना है जब वो सुबह जा रहा है स्कूल तो आपको पूछना है भैया आज आपका क्या क्या स्कूल में, आपको क्या क्या करना है। स्कूल से आपको थोड़ा टाइम देना है 5 मिनट, अगर फादर नहीं दे पाया तो मदर को 5 मिनट देना है। सुबह फादर ने पूछ लिया कि आज आपका क्या क्या दिन का प्लानिंग है, बच्चा स्कूल से आया है, स्कूल में क्या क्या हुआ, सारी चीजें क्लास में क्या हुआ, आज कुछ नया हुआ या कुछ होने वाला, कोई इवेंट है क्या स्कूल में। स्कूल से गया, अच्छा मैम ट्यूशन पे आज क्या करवाएंगे, कितना होमवर्क है, सिलेबस कितना बाकी है, एग्जाम्स कब है, ये सब चीजें
और देन उसके बाद तुम पार्टिसिपेट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, क्यों नहीं कर रहे हो, मैं तुम्हारी हेल्प करूँ क्या, ये ग्रीटिंग में वो ग्रीटिंग में। ट्यूशन से आया है, मैम ने क्या करवाया क्या नहीं करवाया, देन उसके बाद ठीक है उसको आपने बोला ट्यूशन का होमवर्क करो, स्कूल का होमवर्क करो, इसके अलावा आपका एक घर पे एक पूरा करिकुलम होना चाहिए कि जैसे उसको कभी पजल सॉल्व करा रहे हो, कभी फाइंड अ वे करवा रहे हो, कभी आप उसके साथ पेपर पेन वाली चीजें करवा रहे हो, मतलब थिंकिंग, उसको सोचना है, या वो आपको फिर आपको टास्क देगा, आपको पूरा करना, आप उसको दे रहे हो ये करना है, तो ऐसा कुछ करवा रहे हो। जब आप में ऐसे बॉन्डिंग होगा तो ना बच्चा आपसे कुछ पाएगा, और ना आपको ये इतना परेशान होना पड़ेगा कि मुझे बच्चे को देखना है क्या चेकआउट करना है। जैसे मैंने बताया था कि बच्चे अगर पेरेंट्स से छुपाते हैं, तो ये आप जब उसके टच में रहेंगे पूरा, तो फिर बच्चा आपको हर चीज बताएगा। यस एग्जैक्टली। यहाँ पे एक और चीज़ भी इम्पोर्टेंट है कि आप एक लाइक काइंड ऑफ शेड्यूल रखिए बच्चे के लिए, बिकॉज अगर आप उसके लिए प्लान नहीं करेंगे तो अपने आप ऑटो पायलट में चला जाएगा, जैसे कि कभी भी उठ के खेलने चला जाएगा, कभी भी कुछ भी करेगा, या किसी भी चीज़ों से लोगों से मिलेगा, बच्चों से मिलेगा या कुछ भी सीखेगा। तो अगर उसके लिए शेड्यूल रखते हैं तो उसको भी एक्चुअली ट्रेनिंग मिल जाती है कि हमें सारी चीज़ें प्लान डिसिप्लिन करके में। डिसिप्लिन हो जाती है। और ये बचपन में ही करते हैं तो अच्छा होता है, लेकिन जैसे बच्चे बड़े होते हैं तो बाद में उनको बहुत ये एंगर आ जाता है कि आप क्यों मुझे बार-बार पढ़ने बोलते हो? क्या बार-बार पूछते हो? मैं करूँगा ना, ऐसे वो बोलने लगेगा। तो आप पहले से उसके लिए प्लान करेंगे, तो अपने आप उसकी मेंटालिटी बैठ जाएगी कि अब मुझे प्लान करना है, ये टाइम पे ये करना है, ये टाइम पे ये करना है। तो हर एक चीज़ होनी चाहिए, खेलना भी होना ही चाहिए उनके लिए, लेकिन प्लान करना बहुत इम्पोर्टेंट है, वरना वो दिन भर खेलता रह जाएगा, फिर उसको चेंज करना बहुत एफर्ट एफर्ट लग जाता है उसमें। यस। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। वन मोर क्वेश्चन वाज, एक और क्वेश्चन था, हाउ टू ग्रो इंटरेस्ट अबाउट स्टडीज टू द स्टूडेंट्स। तो बच्चों में, स्टूडेंट्स में स्टडीज के प्रति उत्सुकता कैसे जागृत की जाए, इंटरेस्ट कैसे तैयार किया। यस, इसमें सबसे सिंपल वे ये है कि हम उनके ऐसे चीज़ें दिखाएं, जैसे कि हम उनको दिखा सकते हैं वीडियोस अबाउट डिस्कवरी चैनल्स। तो ये डिस्कवरी चैनल मोस्टली बहुत ही बेनिफिशियल होता है, बिकॉज बच्चे अपने आप ही इंटरेस्ट में आ जाते हैं। हमें देखा जाता है कि एक्चुअली बच्चे जब छोटे होते हैं बहुत ही इंटरेस्ट में होते हैं पढ़ाई के, कि मुझे साइंटिस्ट बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है। लेकिन आगे धीरे धीरे आगे जाते जाते उनका क्या हो जाता है, वो बहुत बोर हो जाते हैं, बिकॉज उनको इंटरेस्ट नहीं मिलता है। उनकी पढ़ाई जो होती है बहुत रूटीन हो जाती है कि ये करो, होमवर्क करो। तो उनको लगता है कि ये होमवर्क एक्चुअली बच्चों के माइंड में ऐसे साइकोलॉजी बन जाती है कि होमवर्क इज लाइक बैड। उनके लिए ये हो जाता है, पनिशमेंट और पनिशमेंट हो ऑब्वियसली जाता है। अगर वो होमवर्क हम उनको ये ऐसे ना दिखा के हम ऐसा दिखाएं कि ये हमारे लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है, जैसे कि उनको होमवर्क में दिया गया है कि आप कुछ बना के लाओ, ग्रीटिंग कार्ड बना के लाओ, या फिर कुछ लाइक आपका होमवर्क है कि आज ड्रामा प्रिपेयर करके आओ। तो दिस इज ऑल्सो लाइक अ होमवर्क। अगर उनको इंटरेस्टिंग में दिया जाए, इवन साइंस में भी अगर उनको ऐसा होमवर्क दिया जाता है कि आप कुछ एक्सपेरिमेंट बना के लाओ, आपको ये मॉडल बनाना है, तो मॉडल बनाने में वो बहुत इंटरेस्टिंग में आ जाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ वो अपने आप सीखने लगते हैं कि मॉडल बनाना है तो थियरी पढ़ना पड़ेगा, थियरी कैसे होती है, ये कैसे वर्क करता है। तो उसमें हम देखते हैं कि वो ज़्यादा सीख जाते हैं। तो हमको जब होमवर्क उनको दिया भी जा रहा है तो हमको ऐसा देखना है कि उनको कैसे ऐसे ट्विस्ट करना है एक्चुअली। तो उनको ट्रिक करना पड़ता है बच्चों को। बच्चे करने के लिए बहुत कुछ करना रेडी रहते हैं, बिकॉज उनका बहुत ही हाइपर एक्टिव बिहेवियर होता है। और एज अ पेरेंट्स हम थक जाते हैं एक्चुअली, कि वो इतना सारा उनका डिमांड होता है, उनका लिस्ट होता है कि दिन, जैसे मैंने बोला कि दिन भर खेलने के बाद भी उनको रात में भी खेलना चाहिए। तो उनका हाइपर एक्टिविटी बहुत होता है। तो उनको जो एनर्जी है, अगर वो आप उनको इन्वॉल्व नहीं कर रहे हो तो वो क्या हो जाते हैं, वो डल भी बन जाते हैं। वो काफ़ी डिजेक्टेड भी हो जाते हैं, मोरोस हो जाते हैं, फिर छुपाने लगते हैं, सैड हो जाते हैं। तो वो काफ़ी साइकोलॉजिकल उनका चेंजेस हो जाए। तो अगर उनको होमवर्क इन दिस वे में दिया जाता है कि मैथ्स में भी होमवर्क दिया है, लेकिन कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग में दिया कि ये ऐसे पैटर्न है, आपको ये कैलकुलेशन करके ये पैटर्न में नंबर फिल करना है। तो अगर वैसा होमवर्क अगर उनको दिया जाए, तब जाके कुछ उनका जो मेंटालिटी है पूरा चेंज हो जाता है कि ये होमवर्क नहीं है, ये इज लाइक अ फन, मेरा गेम है, गेम, मैं गेम खेल रहा हूँ। ऐसे हमको करना चाहिए। तो आई कैन अंडरस्टैंड कि ये भी लिमिटेशन होता है, पेरेंट्स खुद तो इतना ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। बट अगेन उनके लिए ये एवेन्यूज बहुत अच्छे हैं। जैसे चैतन्य गुरुकुल में भी काफ़ी सारे एक्टिविटीज़ होते हैं, होमवर्क्स भी होते हैं लेकिन एक्टिविटी बेस्ड होते हैं। उनको एक्टिविटी करने दिया जाए, तब जाके उनका जो इंटरेस्ट है इसमें भी बढ़ जाएगा। और दूसरी चीज़ है कि उनको
लाइक सक्सेसफुल पीपल के बारे में वीडियो दिखाया जाए या उनको समझाया जाए कि देखो अगर आप ऐसे पढ़ोगे you will become like a scientist like this, like APJ Abdul Kalam, like Narendra Modi and this thing. Like people बच्चे को बिना बताए आजकल पता है सारे बच्चों को कि नरेंद्र मोदी कौन है. He is so successful. Like उनके लिए वो आइकॉन बन गए हैं. तो उनको ये बताया जाए कि आप पढ़ोगे, ये टॉपिक पढ़ोगे तो आप इनके बारे में बनोगे, इनके बारे में पढ़ोगे. तो इस वे में उनके अंदर इंक्विजिटिवनेस या इंटरेस्ट जगानी पड़ेगी. लाइक ऐसे करना पड़ेगा. हाँ, और जैसे आपने होमवर्क बोला तो ऑब्वियसली जब हम छोटे थे हमें तो होमवर्क बहुत ज्यादा टेंशन आता कि होमवर्क आज 2 घंटे लगेंगे इतना होमवर्क मिला है. तो पहली चीज कि बच्चों को जैसे आप मान लीजिए मैथ्स करवाना है और मैथमेटिक्स में उसको इंटरेस्ट नहीं है तो आप पहले क्या कीजिए उसको आप बताइए अच्छा यूनिवर्स में कौन जाते हैं, पता है वहाँ पे एस्ट्रोलॉजी, वहाँ पे इतना कुछ होता है, वहाँ पे ये है प्लेनेट है, यहाँ पे वो ये ग्रह है, हम ऐसे अंतरिक्ष यान में जाते हैं. तो आप थोड़ा उसको वो भी दिखाई तो पता है मुझे भी जाना है वो बोलेगा. तो कैसे जाना है पहले मैथ्स पढ़ना पड़ेगा उसके थ्रू ही हम जा सकते हैं. इसमें फिजिक्स आएगा, फिजिक्स पढ़ना पड़ेगा ऐसे. और सेकंड थिंग बहुत सिंपल जो मैंने प्रैक्टिकल देखा है जैसे मैं सब अलग अलग स्टैंडर्ड को पढ़ाती थी. जब मैं KG2 को पढ़ाती थी तो KG2 में मोस्टली क्या होता है 4-5 साल के बच्चे रहते हैं तो उनके जो फिंगर थोड़ी सॉफ्ट होती हैं तो उनको राइटिंग में बहुत ऐसा रहता है कि हमारे हाथ थक जाएंगे. तो बच्चों का बहाना होता है पहले कि मैडम हमारे हाथ दुख रहे हैं हमको नहीं लिखना है. तो हमारे 2 सेशन होते थे A एंड B. तो मेरा जो B सेशन था उसमें ऐसा होता था कि जैसे मुझे पता है मुझे पास 4 घंटे होते हैं, 4 पीरियड्स लेना है, 2 घंटे मुझे एक्टिविटीज पीरियड करवाना है. तो अब मैंने जैसे आपको पहले ही बोला कि हमें कभी लालच देके नहीं करना चाहिए कि बेटा तुम ये करो तुमको हम यहाँ होटल ले जाएंगे खिलाने के लिए, तुमको ये टॉय दिलाएंगे, नहीं. तो मैं क्या करती थी मुझे जैसे मेरे बच्चे KG2 के और ऐसा नहीं होता सारे आपके क्लास सारे बच्चे ब्रिलियंट हैं. तो मैं ऐसे करती थी कि मैं उनको बोलती थी कि अरे सिर्फ ओनली 1 पेज इतना सा लिखना है और फिर उसके बाद हम फिर हम ये करेंगे वो करेंगे और हम ये करेंगे तो मेरा कल का एग्जाम अच्छा होगा. तो उनको होमवर्क के बदले उसके पहले एक ऐसी फ्रेमिंग सेट करो कि होमवर्क नहीं है बहुत सिंपल चीज है. और कंपटीशन कैसे कंपटीशन मैं जैसे आप मान लीजिए अपना कुछ ऑफिस काम कर रहे हैं मैं ये कर रहा हूँ देखते पहले आप ये करते हो तो पहले मैं ये करता हूँ है ना. टाइमर सेट करके रखा दीजिए और उसमें ऐसे दिखाई कि वो बच्चा विनर है. फिर ऐसे करते करते मैं करती थी मेरी क्लास के 4 to 5 इयर्स के बच्चों से पर डे में 5 to 7 पेज. मतलब मैं उनको बोलती थी रुक जाओ क्योंकि मुझे उनको होमवर्क देना पड़ता था. मतलब उनको पेज पे ऊपर देना पड़ता था फिर चेक करना पड़ता था. मैं थक जाती थी चेकिंग करते करते लेकिन वो नहीं थकते थे. मैडम एक और पेज मैडम एक और पेज ऐसे करते थे. और फिर क्योंकि ऑब्वियसली आप दिन में 24 घंटे में एक बार बच्चा तो खेलेगा ही आधे घंटे के लिए. तो आप बोलो जब आपका ये होमवर्क हो जाएगा तो हम दोनों साथ में खेलेंगे. तो वो उसको रहेगा कि फिर उसको बोलो अरे मैं वेट कर रहा हूँ होमवर्क हुआ कि नहीं हुआ, होमवर्क हुआ कि नहीं हुआ. उसको लगा अरे मेरे पापा मेरे वेट कर रहे हैं जल्दी जल्दी होमवर्क करना है. लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो कुछ भी होमवर्क कर रहा है कुछ भी राइटिंग कर रहा है वो भी आपको ध्यान रखना ही है. आप बोल अरे इतना अच्छा था ए फॉर ये कैसा कर्सिव कैसा बना है गंदा बना है इसको थोड़ा रफ कर लें चलो रफ कर लेते हैं. इस वे में आपको थोड़ा बनना पड़ेगा अपने आप को तब जाकर उस बच्चे का इंटरेस्ट आएगा होमवर्क में. ऐसा है. This was kind of helpful for all the parents कि आपको अच्छा लगा होगा. And we will try that we will help in many ways like this. And we'll also try हम try करेंगे कि next time we'll also talk in Marathi. Like मला मराठी येते पण यांना मराठी नाही येत म्हणून we are talking in Hindi. So we'll try that also. So even if parents if you like अगर आपको अगर लगता है कि ત્યાં कि if you want to ask any question in Marathi तर तुम्ही मराठीमध्ये पण questions विचारू शकता आपल्याला. So we will do that later on. So we'll stop for today. Yeah, that's okay. So, okay. Anything else is there for today? सर एक लास्ट सिर्फ 1-2 मिनट के लिए थोड़ा वोट ऑफ थैंक्स था. हमारे मानवेंद्र सर करेंगे Yes. वोट ऑफ थैंक्स. आई विल टेल हिम. थैंक यू सर और सच अ वंडरफुल एक्सप्लेनेशन. आपने बहुत अच्छे तरीके से सिस्टमेटिकली एक्सप्लेन किया पेरेंट्स का रियल मीनिंग और आई होप कि सभी पेरेंट्स को बहुत अच्छा लगा होगा और पेरेंट्स बहुत ही अटेंटिवली सुन भी रहे थे. और मुझे एक बहुत अच्छा पॉइंट लगा कि आपने बोला कि रियल इन्वेस्टमेंट की रियल इन्वेस्टमेंट है हमारे जो चाइल्ड्स हैं जो हमारे डॉटर हैं सन्स हैं तो उनमें जो है वो हमारा रियल इन्वेस्टमेंट है. तो यदि उनमें इन्वेस्टमेंट करेंगे तो फ्यूचर हमारा और जो हमारे पेरेंट्स हैं उनका फ्यूचर अच्छा होगा. सो थैंक यू वेरी मच सर, सच अ वंडरफुल एक्सप्लेनेशन.
और अपना इतना कीमती समय निकाला। और एक और चीज़ थी कि नेक्स्ट टाइम से हम सेशन करेंगे तो भी जो क्वेश्चन बच गए हैं तो नेक्स्ट टाइम उन क्वेश्चंस को ले लेंगे सर। और एक चीज़ और थी कि हमारे स्कूल का एक चैनल भी है चैतन्य गुरुकुल का यूट्यूब पर, तो आप सभी उनको सब्सक्राइब कर सकते हैं और उस पर लाइव हो रहा है अभी सेशन जूम का। तो और जो आगे सेशंस होंगे तो आपको उस पर इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। थैंक यू टू ऑल पेरेंट्स, सभी पेरेंट्स के लिए भी धन्यवाद। उन्होंने लास्ट तक अटेंड करके ध्यानपूर्वक सुना और अभी वो अप्लाई भी करने वाले हैं स्टूडेंट्स के लिए। तो धन्यवाद सभी पेरेंट्स के लिए भी, उनके प्रतिसाद के लिए। और धन्यवाद देता हूँ मैं रंजित गुप्ता सर को और प्रिया मैडम को। सो थैंक यू वेरी मच। आई विल नाउ एंड दिस मीटिंग। थैंक यू। अभी मीटिंग एंड करता हूँ। धन्यवाद, थैंक यू।